आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग दिवस कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में कई देशों के लोगों के एक साथ योग करने पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। हम 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ये 6 तस्वीरें जो न्यूयॉर्क से निकल कर आती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन हेडक्वार्टर के सामने बने पार्क के लॉन से इस कार्यक्रम को लीड करते हुए, नेतृत्व करते हुए, और ये तस्वीरें लोगों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी on his America visit is something best can happen to India and America together. We are looking forward for the meeting with President Biden and Prime Minister Modi, and we are all here to welcome him today. Yeah, I'm Harveer Batra, a resident of Laurel, Maryland. We are honored to welcome our Prime Minister Modi, and we are proud to be Indians, and we are really proud of our Prime Minister Modi. Your name, where are you from? My name's Aparna and I'm from Aldi, Virginia. So how are you feeling? Prime Minister Modi is going to come here and meet you all. I am extremely excited and feel extremely honored to be in his presence, like at least once. My name is Vikramaditya Berry. I'm from Aldi, Virginia, and I'm very honored and happy to see him. What will you say when he meets you? Bharat Mata Ki Jai. Can you say it loudly? Bharat Mata Ki Jai. Bharat Mata Ki Jai. Hi, I am Satyanarayan Mantani from New York. I came to welcome Modi, and he is a global leader and doing an extremely good job for global good. We are proud of him. Thank you. और आज आचार्य लोकेश मुनि भी मौजूद थे यूएन हेडक्वार्टर के सामने, जहां पर योग का कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। भारत से योग अब पूरे विश्व में फैल रहा है। आचार्य लोकेश मुनि, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जी प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज का। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे वहां पर, जहां आप भी मौजूद थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर। अमेरिका में, देश से बाहर भारत के योग को इस ऊंचाई पर जाता देख आपने भी महसूस किया होगा, आपने योग भी किया। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं, पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, इंडिया न्यूज से मैं कहना चाहूंगा कि आज एक ऐतिहासिक दिन था। केवल इसलिए नहीं कि गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, बल्कि इसलिए भी कि जिन्होंने यूएन में प्रस्ताव रखा था कि योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाए, ये वाकया 2014 का है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये प्रस्ताव रखा था, और 2015 21 जून को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ यूएन हेडक्वार्टर पर। और मुझे ये कहते हुए फक्र है कि उस कार्यक्रम का मैं हिस्सा था। मैंने पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को यूएन के मंच से संबोधित किया था। उस समय की हमारी तत्कालीन विदेश मंत्री बहन सुषमा स्वराज जी, यूएन के सेक्रेटरी जनरल बान की मून, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के साथ। और आज जब स्वयं प्रस्तावक जो थे वो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नेतृत्व कर रहे थे, और लोगों के मन में एक अतिरिक्त उत्साह था, एक उमंग थी, एक ललक थी, और ठेठ सुबह से लोग उमड़ रहे थे। और आज योग मैं अमेरिका में, मेरी ये 2 महीने की यात्रा चल रही है। 70 सेंटर है हमारे यहाँ पर, और जैनों का कुंभ मेला हो रहा है फ्लोरिडा में 30 जून से 4 जुलाई तक। और इसके लिए मैं आया हूँ वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट है शिकागो में, वहाँ वर्ल्ड पीस और क्लाइमेट चेंज पर मेरी 2 वक्तव्य हैं। मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका के शहर शहर में, गांव गांव में, गली गली में मेडिटेशन और योग का इस तरह से, जैसे हमारे यहाँ चाय और पान की दुकानें नहीं होती है, उस तरह से जो है
क्योंकि अब लोगों को ये अवेयरनेस पैदा हो गई है। और खासकर कोविड काल के बाद में मैं इंडिया न्यूज के माध्यम से कहना चाहूंगा, पूरी दुनिया में वेलनेस सबसे बड़ा उद्योग बनता जा रहा है। आज मेडिटेशन, योग, नेचुरोपैथी, न्यूरोथेरेपी, ऑर्गेनिक, इन चीजों के प्रति जो है, आयुर्वेद के प्रति एक नया रुझान है। और लोग ये समझने लगे हैं कि योग से केवल शरीर ही नहीं, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रिय, हमारी आत्मा, हमारे भाव स्तर तक जो है वो असर करता है। आज शारीरिक बीमारियों से ज्यादा साइकोसोमेटिक डिजीज है, मनोकायिक बीमारियां हैं। और कोविड के बाद में बेहताशा ये बड़ी है। और इनका समाधान मेडिसिन में नहीं, मेडिटेशन में है, योग में है, प्राणायाम में है। और योग मैं समझता हूं ये वसुधैव कुटुंबकम का, पूरे विश्व हमारा एक परिवार है, जो हमारा नारा है, उसी के अनुरूप जो है ये क्रम हो रहा है। भगवान महावीर भी जिस मुद्रा में बैठे दिखाई पड़ते हैं वो भी योग की एक सर्वश्रेष्ठ मुद्रा कही जाती है। तो योग मैं इंडिया न्यूज के माध्यम से यही बात रेखांकित मैं संकोच कर रहा था। मैं आपको बताऊं, जब मैंने पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को संबोधित किया था जी, तो मैंने निवेदन किया था इस मंच से कि योग हमारी कितनी प्राचीन महान विरासत है। केवल महावीर नहीं, महावीर तो 24वें तीर्थंकर है जी। पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ आदिनाथ से लेकर के महावीर तक जितने भी तीर्थंकरों की प्रतिमाएं मिलती हैं, वो सारी के सारी ध्यान और योग की मुद्रा में मिलती है जी। और आज प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि भले ही वो भारत से आया, लेकिन हमारा कोई पेटेंट नहीं है, सभी इसका उपयोग करें। इसलिए मैं इंडिया न्यूज के माध्यम से कहना चाहूंगा, करो योग, रहो निरोग। हमारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म की साधना और आराधना भी करनी है तो शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। और योग जो है मैं समझता हूं स्वस्थ, सुखी और आनंदमय जीवन का मूल मंत्र है। इसलिए फिर से आह्वान कर रहा हूं मैं, और आपको बधाई दे रहा हूं अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से, विश्व शांति केंद्र की ओर से, और आपको निवेदन कर रहा हूं कि योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, जीवन हिस्सा बनाएं। करे योग, रहे निरोग, करे योग, रहे निरोग, करे योग, रहे निरोग। आपका अपना अनुभव आज कैसा रहा? जब आप वहां पर योग कर रहे थे, लोगों के साथ आप मौजूद थे, तो आपका अनुभव कैसा था? कैसा महसूस हो रहा था आपको? देखिए, योग तो एक संत होने के नाते हमारी दिनचर्या का ये प्रतिदिन का हिस्सा है। लेकिन आज जो बात ये थी कि मैंने जैसा कहा कि यूएन में जिन्होंने प्रस्ताव रखा था वो स्वयं प्रधानमंत्री जब आए तो लोगों में एक अतिरिक्त उत्साह था, अतिरिक्त उमंग था। उनके चेहरे पर उस खुशी को देखा जा सकता था और सबने अपने कैमरे में कैद भी किया और लोगों ने बड़े तन्मय होकर के बहुत अच्छे ढंग से हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के ट्रेंड बच्चों ने, प्रशिक्षकों ने वो उसका योगाभ्यास करवाया। और माननीय प्रधानमंत्री जी के मैं बिल्कुल बगल में ही था, साथ में ही एक ही कतार के अंदर, और हम सब ने जो है हजारों लोगों ने सामूहिक रूप से अनेक देशों से आए हुए लोगों ने एक साथ योग किया। और अभी मुझे ये कहते हुए भी खुशी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मुझे इनवाइट किया है व्हाइट हाउस, और मैं यहाँ से आपका इंटरव्यू खत्म होते ही मैं वाशिंगटन डीसी की ओर रवाना होऊंगा, जहाँ पर कल सुबह प्रधानमंत्री जी की अराइवल सेरेमनी है। सुबह के समय अमेरिकी टाइम के अनुसार सुबह 10 बजे, आपके यहाँ मेरे ख्याल से सुबह के उस समय शाम के 7:30 बजे होंगे। तो ये आने वाले कल अमेरिका के टाइम के अनुसार आने वाले कल 22 तारीख को अमेरिकी टाइम के अनुसार सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री जी का व्हाइट हाउस के अंदर अराइवल सेरेमनी है और मुझे जो बाइडेन जी ने, राष्ट्रपति जी ने विशेष रूप से इनवाइट किया है और मैं उसमें भाग लेने के लिए जा रहा हूँ। आप एक धर्म गुरु की तरह भी हैं, आचार्य लोकेश मुनि, लेकिन आप भारत के नागरिक भी हैं। जब आप भारत के प्रधानमंत्री को स्टेट विजिट पर वहां पर देखते हैं, एक बड़ा सम्मान दिए जाते हुए देखते हैं, तो आप किस तरह का महसूस करते हैं? देखिए, सम्मान, और देखिए प्रधानमंत्री जी के लिए भी और संतों के लिए भी सम्मान तिरस्कार इन सबसे ऊपर होते हैं ये लोग। लेकिन आज दुनिया को जिसकी जरूरत है कि भारत और अमेरिका मिलकर के आतंकवाद को खत्म करने के लिए, हिंसा को खत्म करने के लिए, गरीबी और भूख की इस दरार को मिटाने के लिए मिलकर के काम करे। भारत बहुत बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क है, अमेरिका विश्व की महाशक्ति कहलाता है, लोकतांत्रिक मुल्क है। और मैं समझता हूँ इस समय भारत की अहमियत बहुत है
जो अमेरिका और चाइना के संबंध है उस परिप्रेक्ष्य में भी देखें, और जिस तरह यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बीच में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर जब हमारे बच्चे फंस गए थे किस तरह से निकाल करके लाए, आज हमारे प्रधानमंत्री जी का और भारत का पूरी दुनिया में मान सम्मान बढ़ा है। मैं पिछले 17 वर्षों से अमेरिका आ रहा हूं, हमारे यहाँ पर 70 जैन सेंटर हैं और उसी का मैंने कहा कुंभ मेला हो रहा है 30 जून से 3 जुलाई तक। तो मैं ये महसूस कर रहा हूं कि इन वर्षों में जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है, भारत की बात का वजन बढ़ा है, ये हम सबको आह्लादित करता है, गौरवान्वित करता है। और कल हम अपने आंखों से देखेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी धर्मपत्नी हमारे देश के माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गर्मजोशी के साथ स्वागत करेंगे। और दोनों देश जो हैं कुछ ऐसी रणनीति, मैं तो आह्वान करना चाहूंगा दोनों देशों के महान राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री को कि अमेरिका और भारत मिलकर के हिंसा के खिलाफ, आतंक के खिलाफ, गरीबी और अभाव के खिलाफ मिलकर के मुहिम लड़ाए, जिससे कि दुनिया और अधिक बेहतर बन सके। वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे देश का नारा है, दुनिया के लिए कोई देश एक व्यापार का केंद्र हो सकता है, लेकिन हमारे लिए एक परिवार है। और इस समय हमारा देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है, उसका भी नारा वसुधैव कुटुंबकम का है, सारा हम एक परिवार हैं। तो मैं चाहता हूं कि दुनिया अधिक बेहतर बने, उसके लिए अमेरिका और भारत मिलकर के एक साथ काम करें। एक साथ काम करें। मेरे साथ हिम्मत पटेल जी भी जुड़े हुए हैं, अमेरिका से लाइव हैं, प्रतिनिधि विश्व हिंदू परिषद। हिम्मत पटेल जी, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, न्यूयॉर्क UN हेडक्वार्टर के सामने जो तस्वीरें निकल कर आई, बताइए आप उनको देखकर आपने कैसा महसूस किया? मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ। मैं कह सकता गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो नाम आया है, ये हमारे लिए और भारत के लिए बहुत गौरवशाली दिन है। और सभी के लिए, मानव धर्म के लिए, आरोग्य के लिए और आत्म संरक्षण के लिए योग दिन बहुत इम्पोर्टेंट कहते हैं। तो ये कहने में मेरे को कोई संकोच नहीं है। और दूसरा, हिंसा, अभाव, भूखमरा, ये सब ये मानव सर्जन के लिए ये सब निकल जाए, तो ये योग दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मानव धर्म और मानव एक दूसरे के साथ नज़दीक आने के लिए बहुत आवश्यक समय हो गया है। और भारत और अमेरिका के लिए भी एक दूसरे के साथ मिलने का योग के बारे एक अनिवार्य त्योहार जैसा बन गया है। तो मैं इसके लिए तो बहुत खुश हूँ। और मैं उसके लिए कुछ कहने में मेरे को कोई क्या शब्द यूज करूँ, उपयोग करूँ, उसमें मेरे को कोई एक्सप्लेन करने के लिए कोई सीमा नहीं रहती है। कोई सीमा नहीं है किस तरीके से एक्सप्लेन करें, लेकिन फिर भी देश का प्रधानमंत्री वहां गया है, एक बड़ा वेलकम हुआ, ग्रैंड वेलकम हुआ। भारत ने ही योग को, आई एग्री विद दैट जी, आई एग्री विद दैट। वेलकम है, भारत देश के लिए आन बान शान बनी है, एक ग्रेट फेस्टिविटी है योग दिन के लिए। तो जी आप सही कह रहे हैं। तस्वीरें भी हम इस वक्त दिखा रहे हैं, जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए खड़े हैं। वाशिंगटन DC पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब कल, क्योंकि आज का दिन था, बड़ा महत्वपूर्ण दिन रहा है। आज पूरे दुनिया में योग दिवस पर कार्यक्रम हुए, गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया UN हेडक्वार्टर के सामने। लेकिन अब बातचीत का दौर शुरू होगा, अब द्विपक्षीय संबंधों की बात होगी। ये अब तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको पहले दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने विशेष राजकीय विमान से उतरते हुए यहाँ पर पहले से ज्वाइंट बेस एंड्रूज पहुंचे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री भारत का झंडा और अमेरिका का झंडा लिए हुए वहां पर लोग खड़े हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत, क्योंकि बारिश भी हो रही है, छाता लिए हुए लोग वहां पर खड़े हुए हैं। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। वॉशिंगटन DC से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें, न्यूयॉर्क से प्रधानमंत्री वॉशिंगटन DC पहुंच गए हैं। तस्वीरें देखिए, बच्चे भी, छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर, और जिनको प्रधानमंत्री दुलार भी रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नीचे हैं, इस वक्त सीढ़ियों से नीचे, और उनका स्वागत किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे उनके आगे, अब प्रधानमंत्री उन बच्चों को आगे रख कर फोटो भी खिंचवा रहे हैं। लेकिन
मौसम कैसा भी क्यों ना हो, प्रधानमंत्री का जोश अपने आप में अलग दिखता है और होता भी है। न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त तस्वीरों में अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलकम। प्रधानमंत्री का सरकारी राजकीय जो विमान है वो ठीक पीछे बैकड्रॉप में दिखाई पड़ रहा है। भारत, इंडिया और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए वहां पर काफ़ी संख्या में अधिकारी मौजूद हैं। हिम्मत पटेल जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हिम्मत पटेल जी, प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। प्रधानमंत्री ठीक जी, मैं देख रहा हूँ। ये मैं कह सकता हूँ आज के जब लास्ट टाइम 22 दिसंबर में आए थे, 22 सितंबर में आए थे, उसी समय भी बारिश था, आज भी बारिश है। तो बारिश हमारे लिए हिंदू कल्चर में एक सुकन कहते हैं, गुड लक कहते हैं। गुड लक फॉर द फ्रेंडशिप ऑफ द यूएस एंड अमेरिका as per the rainfall situation. बारिश गुड लक की तरह है, हिम्मत पटेल जी का कहना है। पिछली बार भी वरुण देवता का आह्वान हुआ है, यही समझ लीजिए। वरुण देवता में दो शक्तिमान जो अमेरिका और भारत का फ्रेंडशिप के लिए नया त्योहार मनाया जा रहा है वैसा लगता है आज तो। और पब्लिक की भी उम्र भी ज्यादा है, उत्साह भी ज्यादा है। तो देखने में तो इतना लगता है कि भाई राम राज आ रहा है वैसा लगता है। रामराज से तुलना कर रहे हैं इस वक्त हिम्मत पटेल जी। अमेरिका से लाइव हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखा रहे हैं। इस वक्त दोनों ही देशों के राष्ट्रगान की धुन बजाई जा रही है, लिहाजा इस वक्त सब सावधान की मुद्रा में दिखाई पड़ रहे हैं। और ये तस्वीरें लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपने देखा किस तरह से पहले राष्ट्रगान यहाँ पर बजाया गया और उसके बाद अब तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रगान की धुन बजने के बाद अब प्रधानमंत्री अपने विशेष वाहन में बैठते हुए इसके बाद प्रधानमंत्री आगे के लिए निकलेंगे और अब सारी तैयारियां, अब सारी नज़रें उस स्टेट वेलकम पर, प्रधानमंत्री के जिस स्टेट विजिट पर प्रधानमंत्री इस बार पहली बार अमेरिका गए हैं। जो बाइडेन के कार्यकाल संभालने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, साउथ कोरिया के प्रधानमंत्री और उसके बाद तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्टेट विजिट पर बुलाया गया है। ये वो लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा घनिष्ठता जिनसे मानी जाती है, जो बहुत नज़दीकी होते हैं, बड़ी शख्सियतें होती हैं, प्रभावी होते हैं, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्टेट विजिट पर बुलाया है। वाइट हाउस में स्टेट डिनर देंगे
प्रेसिडेंट जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और इस दौरान दोनों ही देशों के बीच में कई समझौते, कई ऐसी चीज़ें जो विश्व परिदृश्य के लिए को देखते हुए काफ़ी अहम होंगी। बारिश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं। संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ आज लगातार जुड़े हुए हैं और लगातार उनके जो कमेंट हैं वो इस यात्रा को लेकर हमें बहुत सारी जानकारियां भी दे रहे हैं। संजीव जी, प्रधानमंत्री अब वॉशिंगटन पहुंच गए हैं, एक फेज एक तरीके से पार कर लिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, अब अहम फेज शुरू होता है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई होंगी। संजीव जी। जी जी बिल्कुल, एक बहुत ही बड़ा एक फेज जब प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर से स्वयं जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सेलिब्रेशन को लीड किया, ये भी अपने आप में एक हिस्टोरिक मोमेंट था। और जिस तरीके से अनेक राष्ट्रों के जो प्रतिनिधियों ने भारत के प्रधानमंत्री के साथ योगासन किया है, वो भी एक ऐतिहासिक और बेहद जो है स्वर्णिम अक्षरों में ये लिखा जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर स्वयं श्री नरेंद्र मोदी, जिनके की वजह से ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाना संभव हो सका है। जाहिर है कि उन्होंने स्वयं इसका नेतृत्व किया था। लेकिन अब जो आपने जो प्रश्न किया है कि जो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो फेज है वो ये है कि भारत और अमेरिका के बीच की जो रणनीतिक साझेदारी है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, वो जो संबंध है उसको हायर ट्रेजेक्टरी पर कैसे लाया जाए, जो अनेक जो समझौते हैं उस पर जाहिर है कि सहमति को अंतिम रूप कैसे दिया जाए, उस पर कैसे दस्तखत किए जाए, और जो पूरी जो भारत अमेरिका के बीच की जो समझदारी है, जो एक अंडरस्टैंडिंग है, उसको कैसे गहरा किया जाए, अब इसके ऊपर फोकस होगा। साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ये स्टेट विजिट है, और ये जो स्टेट विजिट होती है वो सिर्फ किसी विजिटिंग लीडर का ही सम्मान नहीं होता, बल्कि उस पूरे राष्ट्र का सम्मान होता है जहां से वो नेता वो आता है, विश्व लीडर आता है। और जाहिर है कि ये जो सम्मान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया है वो जाहिर है कि एक बहुत ही बड़ा सम्मान है। पूरे भारत के नरेंद्र मोदी का जो विजन है, उनका जो हार्ड वर्क है, उसका सम्मान तो है ही, साथ ही साथ पूरे भारत के लोकतंत्र का सम्मान है, और भारत की जो एक वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर संचालित की जाने वाली जो विदेश नीति है उसका भी सम्मान है। और जाहिर है कि इस बात को मैं फिर से रिआइटरेट करना चाहूंगा कि भारत और अमेरिका के बीच के ये जो संबंध है, जो रणनीतिक साझेदारी है, वो हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित है। और ये जो लोकतांत्रिक मूल्यों का शेयर्ड वैल्यूज का जो आधार है, इस संबंधों का सबसे बड़ा आधार है। और आज भारत और अमेरिका के जो संबंध इतने आगे और प्रगाढ़ हुए हैं, उसमें शेयर्ड वैल्यूज का एक सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये अवश्य कहूंगा कि भारत ने दशकों में और लगातार जो है जो भारत प्रगति कर रहा है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वर्तमान समय में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। भारत विश्व का जाहिर है कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, एक बड़ी सामरिक महाशक्ति है जिसके पास नाभिकीय शस्त्र भी हैं, और भारत की जो सॉफ्ट पावर है जिसका की प्रदर्शन आज इंटरनेशनल योगा डे पर किया गया, वो भी भारत की एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो भारत की जो शक्ति है उसको ध्यान में रखते हुए, भारत में जो संभावनाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका अपने हितों को भी आगे बढ़ा रहा है, साझा हित भी है, और जाहिर है कि इससे भारत को भी फायदा हो रहा है। जहां तक अवसरों की बात है, साझा अवसरों की बात है, तो अनेक ऐसे की सेक्टर्स हैं कि जहां पर साझा अवसर हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर शिक्षा का जरूर जिक्र करना चाहूंगा। इस यात्रा के दौरान हाई टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन गहरा हो रहा है, लेकिन अनेक ऐसे महत्वपूर्ण की सेक्टर्स हैं जहां पे अपार संभावनाएं हैं। इन अवसरों को भी भारत और अमेरिका को टैप करना होगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर चुनौतियों के संदर्भ में डिस्कस करना चाहूंगा, वो है चाइना की चुनौती। चाइना की जो चुनौती भी भारत और अमेरिका को गहरे संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित कर रही है। और चाइना जिस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन हो या पूरे विश्व पर अपनी आधिपत्यवादी, उपनिवेशवादी, विस्तारवादी नीतियों को संचालित करता है, उसको लगाम लगाने के लिए भी भारत और अमेरिका साथ में आ रहे हैं।
तो ये जो पूरी पार्टनरशिप है, ये एक कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसमें कि विस्तारवाद के ऊपर लगाम भी लगाना है, आतंकवाद की चुनौती से लड़ना भी है, वातावरण परिवर्तन के संकट से जूझना है, और साइबर सिक्योरिटी डोमेन्स में भी जो है इसको सुरक्षित रखने के लिए काम करना है, ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखने के लिए कार्य करना है। तो मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका की ये जो रणनीतिक साझेदारी है, सिर्फ भारत और अमेरिका के लोगों के लिए ही ये कल्याणकारी नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में ये बहुत बड़ी भूमिका जो है निभाने जा रही है। ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ। स्पष्ट रूप से आप ये चीज़ें देखते हैं। अहमद पटेल जी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अहमद पटेल जी, तो भारतीय समुदाय है वहाँ का, वो चाहे अब अमेरिकी नागरिक बन गया हो या फिर अभी भी भारतीय हो और वहाँ पर काम के सिलसिले में हो, अपना दूसरे कामों से हो, लेकिन ये सारे भारतीय समुदाय के लिए प्रधानमंत्री का आगमन किस उत्साह की तरह है, वो तस्वीरें अपने आप में काफ़ी कुछ बता रही हैं। ये तस्वीर तो एक्सप्लेन करना तो बहुत भारी है मेरे लिए, तो क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, पर लेकिन ये कहना ये है कि भारत और अमेरिका का दोनों नागरिक को एक दूसरे को नज़दीक आने का बहुत नज़दीक आने के लिए बहुत समय आया है, और एक दूसरे के फैमिली बनने का, परिवार बनने का चांस मिल रहा है, और अमेरिका और भारत एक दूसरे के आने जाने में भी बहुत सरलता होगी, और एक दूसरे के ऊपर जो डाउट है वो भी डाउट है विविध प्रकार से वो भी निकल जाएंगे, और हमारा कल्याणकारी विश्व कल्याण के लिए भी एक बड़ा काम आएंगे, कल्याण के भी बहुत काम आएंगे। संजीव जी, प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की जो मुलाकात होगी, जाहिर सी बात है उन तस्वीरों पर उस मुलाकात के दौरान क्या कुछ होता है, इस पर नज़र बहुत ज़्यादा लगी रहेगी, और इस पर कहीं ज़्यादा नज़र लगी रहेगी हमारे ही दो पड़ोसी देशों की। जी जी बिल्कुल। चाइना का जो आपने देखा कि ग्लोबल टाइम्स में जिस तरीके से भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी की यात्रा के सर में जैसा आर्टिकल लिखा गया है, और जिस तरीके से चाइना ने उसमें अपने फ्रस्ट्रेशंस को दिखाया है, जाहिर है कि ये प्रोपेगेंडा टूल है चाइना की सरकार का, और ग्लोबल टाइम्स में जो आर्टिकल लिखे जाते हैं वो चाइना की सरकार की जो सोच है उसको ही दर्शाते हैं। तो इसमें इस तरीके की बातें कही गई हैं कि जो अमेरिका है वो भारत का इस्तेमाल करना चाह रहा है, वगैरह वगैरह अनेक नकारात्मक बातें कही गई। लेकिन इससे ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है कि भारत और अमेरिका की जो बढ़ती हुई साझेदारी है उससे चाइना भारी दबाव में है। मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना रहा है, मैंने इसको बहुत ही गहराई के साथ देखा है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंधों को बढ़ाने को लेकर जब कभी भी कोई बड़ा डेवलपमेंट होता है तो इससे चाइना भारी दबाव में रहता है, और ये एक इस बात का भी संकेत करता है कि यदि भविष्य में हमें चाइना के विस्तारवाद, उपनिवेशवाद, आधिपत्यवाद और अवसरवाद के ऊपर लगाम लगानी है, चाइना की जो नकारात्मक प्रवृत्तियों पर लगाम लगानी है, तो भारत और अमेरिका जैसे विश्व के दो महान लोकतांत्रिक राष्ट्रों को साथ में आना होगा। आज ये समय की आवश्यकता है, ये एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है जिसकी वजह से भी आज भारत और अमेरिका साथ में आ रहे हैं। और जहां तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान तो इस समय भारी दबाव में होगा। देखिए, पाकिस्तान के संदर्भ में जो भारत की नीति है बहुत स्पष्ट है। पाकिस्तान इस नए भारत की नीति बहुत स्पष्ट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, हमने पाकिस्तान को बहुत ही साफ शब्दों में बहुत ही क्लियर तरीके से ये बता दिया है कि ये जो नया भारत है वो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलने वाला राष्ट्र है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को ये नया भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेकर के नहीं दिखाता, तब तक ये नया भारत पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। और ये जो भारत की आतंकवाद के संदर्भ में जो नीति में जो बड़ा परिवर्तन आया है कि ये जो भारत है जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलने वाला राष्ट्र बन गया है, उसी तरीके की जो नीति है अमेरिका की भी है। अमेरिका आतंकवादियों को बख्शता नहीं है। अमेरिका की एक नीति है, वो एक सोच है, जहां जो अमेरिका के लोग, वहां के लीडर्स कहा करते हैं कि वी विल नेवर फॉरगेट एंड वी विल नेवर फॉरगिव। यदि अमेरिका में किसी आतंकी ने कोई बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया है तो वो आतंकी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसके लिए 10 वर्ष का समय लगे, 20 वर्ष का समय लगे या 50 वर्षों का समय लगे। और इसी तरीके की जो सोच है आज भारत के अंदर है। कई ऐसे आतंकी हैं जिन्होंने कि भारत में अनेक बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है, जो पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं। भारत उनका हॉट परस्यूट करेगा, और ये जो नया भारत है
इस बात को स्पष्ट रूप से कह चुका है कि उन आतंकियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन आतंकियों को भारत को हैंड ओवर किया जाना चाहिए और जाहिर है कि भारत इन वांछित आतंकियों के विरुद्ध जो है अपने लीगल सिस्टम के अनुसार कार्रवाई करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा करके नहीं दिखाया है। आज हमने ये देखा है, आज वर्तमान का जो डेवलपमेंट ये भी रहा कि साजिद मीर जो कि मुंबई जो है बम अटैक्स का एक बड़ा मास्टरमाइंड था, जिसके के ऊपर अमेरिका ने $5 मिलियन की बाउंटी भी रखी थी, उसको चाइना ने यूएन के ग्लोबल डेजिग्नेशन से रोक दिया है। चाइना ने अपनी ब्लॉक को लगा दिया है, टेक्निकल होल्ड लगाया है, जिसकी की वजह से इसका जो डेजिग्नेशन है वो जो है रह गया है। और जाहिर है कि चाइना और पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर भी एक दूसरे के साथ कोल्यूशन है उनका, वो एक दूसरे को कहीं न कहीं सपोर्ट करने का ही लगातार आतंकियों को डिफेंड करने का कार्य कर रहे हैं और ये भी भारत को बर्दाश्त नहीं है। इसी वजह से आप देखिए तो भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी की तरफ से एक बहुत ही सख्त बयान इस संदर्भ में दिया गया है। इस साजिद मीर से संबंधित टेप को भी भारत ने आज पूरे विश्व पटल के सामने रख दिया कि किस तरीके से ये जो है मुंबई टेरर अटैक्स में शामिल था और इसका डेजिग्नेशन अवश्य किया जाना चाहिए। तो ये जाहिर है कि भारत आपसे और भी बातें करेंगे संजीव जी। हिम्मत पटेल जी भी मेरे साथ अमेरिका से जुड़े हुए हैं। हिम्मत जी, प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश वहां पर मौजूद भारतीयों की क्या सफल हो पाई? क्या कोई आयोजन है ऐसा जिसमें आप लोग जा रहे हैं और प्रधानमंत्री भी समय दे रहे हैं आपको वहां पर? अभी तक तो मेरे को कोई परमिशन मिली नहीं है मिलने के लिए। जो मेरे को परमिशन देंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। I'm RSS member and मैं प्रधानमंत्री 1919 से मैं एक दूसरे के साथ काम करते थे। अभी हमारा कनेक्शन बहुत कम है, लेकिन जो हमको चांस मिलेंगे तो मैं जरूर प्रधानमंत्री को मिलूंगा और हमारी भूतकाल की जो याद है हम ताज़ा करेंगे। और मैं तो ये सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री एक देवदूत के हिसाब से भारत से यहाँ आए हैं और देवदूत के हिसाब से अमेरिका के जीडीपी के ग्रोथ में भी आगे आए हेल्प करे। और हमारा तो हो रही है और हमको भी जीडीपी ग्रोथ में आगे आने के लिए भी सक्सेस होने में बहुत काम आए। और हमारा भारतीय लोग जो यहाँ अमेरिका में है, नॉन वायलेंट और प्रोग्रेसिव, दे हेल्पिंग फॉर द अमेरिका एज वेल एज फॉर द इंडिया। और ये हमारी प्रधानमंत्री के लिए शोभा है। इट इज़ ए गुड डिजायर एंड शोभा कहते हैं, तो ये हमारे प्रधानमंत्री के लिए ये बहुत अच्छा काम है। क्या भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कोई कोशिश कर रहा है? कोई आयोजन प्रधानमंत्री के व्यस्त समय के बीच में से निकालकर? ये मेरे को मालूम नहीं है भाई साहब। अभी तक तो मेरे को कोई ख्याल आया नहीं है। ठीक है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है। लेकिन कल की तैयारी है, जब प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलेंगे, स्टेट डिनर दिया जाएगा और वहां पर स्टेट डिनर में भी बहुत सारे भारतीय इंतजार कर रहे हैं कि शायद उनको भी उस स्टेट डिनर में पहुंचने का मौका मिले। मैं सोचता हूं कि जो मिल जाए तो अच्छी बात है। और मैं प्रधानमंत्री को मैं इच्छा रखता हूं कि सबको वो चांस दे मिलने के लिए। और बाइडेन की हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति को भी हेल्पफुल रहेंगे हमारा जो भारतीय मिलेंगे तो उसके हमारा अमेरिका की गवर्नमेंट के लिए भी सक्सेस होने में भी काम आएंगे। ठीक है, संजीव जी का रुख कर लेते हैं। संजीव जी, जो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं डिफेंस की बात जहां तक है, भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, रक्षा से जुड़े हुए बड़े ड्रोन्स की बात हो या दूसरे उपकरणों की बात हो, उसके समझौते और उसके सौदे, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें प्रमुखता से दोनों ही देशों के इन वरिष्ठ नेताओं के बीच में डिस्कस की जाने वाली हैं? देखिए, सबसे रक्षा का जो आपने जिक्र किया वो इस विजिट की सबसे महत्वपूर्ण हाईलाइट हो सकती है। और जाहिर है कि अब GE F4 इंजन को भारत में को मैन्युफैक्चर करने की बात है। और MQ-9 रीपर ड्रोन हो, M777 हाविजर्स हो, स्ट्राइकर जो हमारी व्हीकल्स हो, मिलिट्री व्हीकल्स हो, जाहिर है कि ये सारी जो डील्स तो की ही जाई हैं। लेकिन ये जो डील्स हैं ये रक्षा के क्षेत्र की डील है।
हाई टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन को करने के लिए भी जाहिर है कि भारत और अमेरिका आगे बढ़ रहे हैं और इससे हमारे रक्षा के संबंध बढ़ेंगे। लेकिन जो भारत और अमेरिका की जो पूरी पार्टनरशिप है वो कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से कहा जाता है। जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे और डेलीगेशन लेवल्स की जो टॉक्स होंगी, और उसके पहले भी हमने देखा है कि चाहे हमारे अधिकारी और मंत्री हों, चाहे अमेरिका के अधिकारी और मंत्री हों, वो इस विजिट की प्रिपरेशन में बहुत पहले से लगातार एक दूसरे के साथ एंगेज कर रहे थे, एक दूसरे की जो कैपिटल्स में विजिट कर रहे थे। तो इससे ये पता चलता है कि भारत और अमेरिका इस पूरी जो कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसके ऊपर भी अपना एक रिव्यू करेंगे और इस पार्टनरशिप को और अधिक सशक्त और गहरा कैसे किया जाए, अनेक सेक्टर्स के जो कोलैबोरेशंस हैं उसको और अधिक नेक्स्ट लेवल तक कैसे ले जाया जाए, हायर ट्रेजेक्टरी में कैसे ले जाया जाए, इसके ऊपर भी बात होगी। और इस महत्वपूर्ण मुलाकात के बाद, इस स्टेट विजिट के बाद जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जो भारत और अमेरिका के बीच में आएगा उसके ऊपर भी सभी की नजर होगी और जाहिर है कि उसमें अनेक जो कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के जो इश्यूज हैं उसको जो है उसमें उसको उद्धृत किया जाएगा, उसको बताया जाएगा। तो ये भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है आज इसका स्वरूप इतना विस्तृत, विशाल है, व्यापक है कि विश्व के सभी जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इसके अंदर डिस्कस होते हैं। रक्षा का क्षेत्र उसका एक क्षेत्र है। जाहिर है कि आज अभी आपने देखा कि अनेक जो है अमेरिका की जो टॉप कंपनी के सीईओज इंक्लूडिंग जो एलन मस्क ने भारत के प्रधानमंत्री से बात की है, उनसे मुलाकात की है। एलन मस्क ने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को कह दिया कि मैं आपका फैन हूं और इस तरीके की जो बातें हैं निकल के सामने आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि अमेरिका का एक जो बहुत ही रोबस्ट, बड़ा, विशाल जो वहाँ की जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो भारत में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं। एलन मस्क की भी भारत के संदर्भ में अनेक योजनाएं हैं, चाहे वो इनका इंटरनेट स्टारलिंक का प्रोग्राम हो, अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर, इलेक्ट्रिक कार्स पर। जाहिर है कि उनकी भारत को लेकर के एक विजन है, एक सोच है। और एलन मस्क जो कि एक विजनरी लीडर है, विजनरी बिजनेस लीडर है, उनका इस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करना और भारत में इंटरेस्ट दिखाना भारत के और अमेरिका के बढ़ते हुए जो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक रिलेशनशिप को भी दर्शाता है। और मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसका जो विजन है कि उसको $500 बिलियन तक ले जाना है। और अभी इसका स्तर जो है काफी उस लक्ष्य के हिसाब से अभी हम काफी पीछे हैं, लेकिन जो संभावनाएं अपार हैं। और ये जो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक बाजार है और उसको अमेरिका जो है जाहिर है कि वहाँ कंपनी आना चाहती है। चाइना से उन्हें निराशा हुई है, वो अपनी सप्लाई चेन्स को वहाँ बंद करके भारत में शिफ्ट करने की भी गंभीर जो है सोच के साथ कार्य कर रही है। तो मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था का जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप, फाइनेंशियल रिलेशनशिप भारत अमेरिका के हैं वो भी प्रगाढ़ होंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि वैसे तो भारत और अमेरिका के संबंध हर एक सेक्टर में गहरे हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा का जो क्षेत्र है, एजुकेशन का जो सेक्टर है, उसमें अपार संभावनाएं हैं। उसमें अभी भी बहुत सारी संभावनाओं को टैप किया जाना है और भारत को जो है और अमेरिका को इस संदर्भ में गहरे तरीके से प्रयास करने होंगे। और जाहिर है कि एक अंतिम बात मैं अवश्य कहूंगा कि आतंकवाद के संदर्भ में भारत और अमेरिका को और अधिक गहरे तरीके से कोलैबोरेट करने की आवश्यकता है। इंटेलिजेंस शेयरिंग अवश्य होती है, उसे भी बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही साथ भारत और अमेरिका को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में ज्वाइंट ऑपरेशंस को भी करने के बारे में विचार करना चाहिए। बड़ी बात आप कह रहे हैं, ज्वाइंट ऑपरेशन, वो भी टेररिज्म के खिलाफ करने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जब चाइना खुलेआम वीटो करता है किसी एक ऐसे आतंकवादी के लिए जो कि पाकिस्तान में छुपा बैठा है, उसको देखकर समझ में आ जाता है कि इस ज्वाइंट कोलैबोरेशन के मायने क्या क्या हो सकते हैं। एनएसए अजीत डोवाल भी अमेरिका में ही हैं संजीव जी, इसके मायने क्या निकाले जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एनएसए अजीत डोवाल को लेकर अमेरिका की तरफ से आ रहे बयान बड़े पॉजिटिव निकले हैं। जी, अजीत डोवाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भारत को सुरक्षा संबंधी मामलों में एक बेहद शानदार नेतृत्व उन्होंने दिया है और उनकी जो सफलता का, उनके जो विजन का, उनके जो कार्य करने की जो शैली है, उससे भारत को सुरक्षा संबंधी जो चुनौतियों को डील करने में बहुत बड़ी मदद मिली है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल जो है वर्तमान समय में अमेरिका में है। उन्होंने अभी हाल के समय में भी अमेरिका की यात्रा की थी और उस यात्रा के दौरान हमने ये देखा कि भारत और अमेरिका के बीच में जो इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से संबंधित जो डील हुई है वो भी एक पाथ ब्रेकिंग डील है। और आज जब अमेरिका इस बात के लिए तैयार हो गया है कि वो GE F414 जेट इंजन को भारत में को मैन्युफैक्चर करेगा, तो उसमें जो श्री अजीत डोवाल का जो नेतृत्व है
जो उन्होंने आईसीईटी के इस डील को स्टक किया, अमेरिका के साथ ये डील करने में वो सफल हुए, उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। और अमेरिका ये जो डील जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के संबंध में भारत के साथ करार कर रहा है, उसमें वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को जो है लगातार जो है अधिक से अधिक देने की बात कर रहा है। और ये जो इंडिया यूएस जो की टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफर है, जो हाई टेक टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन है, ये भारत को काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में भी मददगार साबित होगा। और मुझे लगता है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल हो या अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री जैक सुलिवन हो, वो उन्होंने अभी हाल में भारत की यात्रा भी की थी, तो भारत और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच में एक बहुत ही अच्छा तारतम्य दिखाई दे रहा है और जिसके कि बड़े ही बेहतर परिणाम सामने आएंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। और जाहिर है कि अभी आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो भारत में नए एम्बेसडर आए हैं, एम्बेसडर गारसेटी, उन्होंने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल को इंटरनेशनल ट्रेजर करार दिया है। उनकी जो बुद्धिमत्ता है, उनका जो कार्य करने की उनकी जो प्रखर शैली है, उसकी अमेरिका ने बुरी प्रशंसा की है। और जिससे कि पता ये चलता है कि भारत के एनएसए और अमेरिका के पूरे जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के बीच में कितनी गहरी और बढ़िया समझदारी विकसित हुई है। चलिए, मैं हिम्मत पटेल जी से भी पूछ लेता हूं। हिम्मत पटेल जी, इस यात्रा के बाद अमेरिका का जो एजेंडा होगा, अमेरिका क्या सोच रहा होगा भारत को लेकर, अमेरिका क्या उम्मीदें लगा रहा होगा भारत को लेकर? मैं तो ये सोचता हूँ कि आज जो भारत की प्रोग्रेस होने के बाद अमेरिका वो भी सोचेंगे कि हमारा जीडीपी कैसे बढ़ेंगे और आउटसोर्सिस इनकम कैसे लाएंगे, वही सोचते रहेंगे। और मैं तो ये सोचता हूँ कि इसके लिए तो बाइडेन को, प्राइम मिनिस्टर बाइडेन को इंडिया जाना पड़ेगा और वहाँ उसको देखना पड़ेगा कि क्या स्कोप है हमारा भारत अमेरिका के लिए और इंडिया हमको कितना सपोर्ट करेंगे, उसको पर्सनली वहाँ जाना जरूरी होगा। जैसे ओबामा गए थे वैसे उनको भी जाना जरूरी है। ये जब तक वो नहीं जाएंगे तब तक वो हमारा इंडिया चाइना का क्या प्रॉब्लम है वो भी नहीं समझ सकेंगे, हमारा इंडिया और पाकिस्तान का क्या प्रॉब्लम है टेररिज्म का वो भी नहीं समझ सकेंगे। इसलिए तो बाइडेन को वहाँ जाना जरूरी है। जब तक वो नहीं जाएंगे तब तक उसको कोई मालूम नहीं पड़ेगा कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द इंडिया एंड अमेरिका रिलेशनशिप्स। जी हाँ, उन्हें वैसे भी आना ही है। G20 की बैठक जल्द ही प्रस्तावित है और उसमें G20 के सभी राष्ट्राध्यक्ष ज़रूर दिल्ली में आएंगे, दिल्ली में मौजूद होंगे। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जो बाइडेन भी होंगे इस दौरान भारत में जल्दी ही मुलाकात होगी, जैसा आप कह रहे हैं। संजीव जी, यूएस कांग्रेस का भी संबोधन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के संबोधन को बड़े ध्यान से सुना भी जाता है क्योंकि बड़ा विजनरी होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, भविष्य की एक झलक दिखाता है और ये बताता है कि जो हम आज कर रहे हैं उसका असर कितना व्यापक होने वाला है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं यूएस कांग्रेस के संबोधन को लेकर? जी देखिए, ये एक बेहद महत्वपूर्ण संबोधन होगा और जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपना पहला संबोधन 2016 में जो उन्होंने दिया था यूएस कांग्रेस में, और उसको जिस तरीके का रिसेप्शन यूएस कांग्रेस के मेंबर्स की तरफ से दिया गया, उनको जैसा अप्लॉज दिया गया, जैसे वहां पे तालियों की गड़गड़ाहट सुनी गई, उसी तरीके का कुछ दृश्य हम या उससे भी कहीं बेहतर दृश्य हम इस बार भी देखेंगे। और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की चाहे वो डेमोक्रेटिक जो सांसद हों चाहे रिपब्लिकन सांसद हों, वो बिल्कुल वो बहुत ही उत्साहित हैं और बहुत ही उत्सुक हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस संबोधन को सुनने के लिए। और उसका बहुत ही स्पष्ट कारण ये है कि वर्तमान समय में भारत का जो रणनीतिक प्रभाव है वो पूरे विश्व में बहुत बढ़ा है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यदि आप देखिए तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो वर्ड्स ऑफ विजडम रहे यूक्रेन संकट के संदर्भ में, कि जब उन्होंने सीधा प्राइम मिनिस्टर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से समरकंद उज़्बेकिस्तान में
सीधा सीधा ये कह दिया कि ये जो युग है युद्ध का युग नहीं है और उन्हें शांति के लिए इस युद्ध को समाप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए। ये जो शब्द थे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के, उसकी पूरे विश्व में प्रशंसा हुई। यहाँ तक कि जो बाली का जो G20 का डिक्लेरेशन आया उसमें भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के ये जो वर्ड्स ऑफ विजडम थे उसका जो है प्रभाव उसमें दिखता था, वो वर्ड्स जो है रेजोनेट कर रहे थे। उसी तरीके से एमेनुअल मैक्रोन, जो मुझे याद आता है कि जब उन्होंने अपने UNGA के संबोधन को दिया था तो उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के इन शब्दों को अपने संबोधन में शामिल किया था। अनेक अन्य नेताओं ने भी इसको शामिल किया है और जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का ये जो विजन है कि पूरे विश्व को शांतिपूर्ण बनाना है, स्थिर बनाना है, एक संवादहीनता नहीं बल्कि संवाद स्थापित होना चाहिए और समस्याओं का समाधान युद्ध के क्षेत्र में नहीं, हिंसा से नहीं बल्कि संवाद के साथ निगोशिएटिंग टेबल पर होना चाहिए। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ये विजन रहा उसके पूरे विश्व में बहुत ही गंभीर उसका जो है सकारात्मक इम्पैक्ट पड़ा है। और आज जब भारत G20 का जो है अध्यक्ष है, G20 की समिट, गाला समिट हम आयोजित करने जा रहे हैं, तो ऐसे में जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो G20 को लेकर के भी मैं यहाँ पर अवश्य जिक्र करना चाहूंगा कि जैसा उन्होंने लीडरशिप दिखाई है। G20 की जो महासम्मेलन है वो तो होगा ही, लेकिन 200 से भी ज्यादा ये G20 के जो मीटिंग्स को भारत के अनेक शहरों में बहुत ही शानदार तरीके से जो आयोजित करने का उनका जो ये प्रयास है वो बेहद सराहनीय है। जो भी डेलीगेट्स इन मीटिंग्स में शामिल हो रहे हैं उन्होंने भारत के विकास को नजदीक से देखा है, भारत के सॉफ्ट पावर को, संस्कृति को नजदीक से अनुभव किया और ये भी जाहिर है कि पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला कार्य है। और G20 की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भारत अपने सम्मान को, प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कर रहा है, भारत अपनी वैश्विक जिम्मेदारी को निभा रहा है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ कार्य कर रहा है। G20 में हमने ये शब्द इस्तेमाल किया, अपने लोगों में इस्तेमाल किया कि वसुधैव कुटुंबकम, वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर। तो ये जो भारत के प्रधानमंत्री का जो विजन है वो पूरे विश्व में सम्मान उन्हें दिला रहा है, उन्हें स्वयं उनका सम्मान दिला रहा है। G7 की समिट में राष्ट्रपति बाइडेन उनका ऑटोग्राफ मांगते हुए नजर आए और साथ ही साथ पापुआ न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री ने तो बहुत ही रेयर जेस्चर दिखाते हुए उनके चरण स्पर्श कर लिए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने तो उन्हें बॉस तक कह दिया। तो ऐसे में जाहिर है कि भारत के प्रधानमंत्री का जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो कांग्रेस में जो उसके ज्वाइंट सेशन में संबोधन होगा उस पर उनकी बहुत बारीक नजर होगी। साथ ही साथ इस संबोधन में मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री नए भारत को वो जो बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, उनका क्या भारत को लेकर के विजन है उसको वो सामने रखेंगे। भारत और अमेरिका के संबंधों के संदर्भ में उनका क्या विजन है, उनकी जो क्या सोच है उसको भी वो सामने रखेंगे। वो भारत के और अमेरिका के साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों और साझा चुनौतियों के बारे में अवश्य बताएंगे। साथ ही साथ जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो विस्तारवाद का जो संकट है उसके ऊपर वो जरूर चर्चा करेंगे। संभव है कि वो किसी एक देश का विस्तारवादी राष्ट्र चाइना का नाम न लें, लेकिन वो इस समस्या को जरूर एड्रेस करेंगे कि जो इंडो पैसिफिक रीजन का जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है उसको बिगाड़ा नहीं जाना चाहिए और जो भी राष्ट्र इस रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं उन पर कैसे लगाम लगाई जाए और इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री, ओपन, सिक्योर और इंक्लूसिव कैसे बना के रखा जाए, उसे कैसे मजबूत बनाया जाए, इसके ऊपर भी वो निसंदेह अपने विचार व्यक्त करेंगे जिसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो है बहुत ही पैनी नजर होगी। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो पार्टनरशिप है भारत और अमेरिका की, ये पूरे विश्व के लिए हितकारी है। भारत और अमेरिका के लिए तो हितकारी है ही। अब भारत और अमेरिका आने वाले समय में न सिर्फ हमारे शेयर्ड वैल्यूज, इंटरेस्ट, अपॉर्चुनिटी और चैलेंज के ऊपर काम कर रहे हैं, बल्कि भारत और अमेरिका शेयर्ड विजन के ऊपर भी कार्य कर रहे हैं और ये जो शेयर्ड विजन है इस यात्रा के बाद और अधिक क्लियर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपने होटल पहुंच गए हैं वाशिंगटन डीसी में। बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रतिनिधि इस वक्त होटल के ही दिखाई पड़ रहे हैं और अंदर जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो इंतज़ार करने पे लगे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे
और प्रधानमंत्री आएंगे तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री बिना मिले आगे बढ़ते नहीं हैं। तो इन सब लोगों से मिलेंगे, तस्वीरें हम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच ही गए हैं, बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री की झलक दिखा पड़ जाएगी तस्वीरों में और प्रधानमंत्री आगे आएंगे तो जाहिर सी बात है इन लोगों से मिलेंगे भी और तब क्या प्रधानमंत्री से बात करते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। देखिए प्रधानमंत्री आ गए तस्वीरों में, अब प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं लोग, प्रधानमंत्री भी स्वीकार कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए प्रधानमंत्री को भारतीय समुदाय से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुरक्षा खास बेहद कड़ी हम तस्वीरों में देख पा रहे थे। प्रधानमंत्री की तस्वीरें एक बार फिर रिपीट हो रही है, बच्चों से मिलते हुए, बच्चों के सर पर हाथ रखते हुए। भारतीय समुदाय के जो लोग यहाँ तक इतने भाग्यशाली थे कि जिनको यहाँ पर आने को मिला, प्रधानमंत्री ने किसी को निराश भी नहीं किया, सभी से प्रधानमंत्री मिले। खास तौर पर बच्चों को प्यार करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई पड़े, बाकी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई पड़े। अब प्रधानमंत्री इसके बाद होटल की तरफ आगे बढ़ जा रहे हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि समय बड़ा ही तय किया हुआ निर्धारित समय है। तस्वीरों में सुरक्षा बहुत कड़ी है, बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है। दुनिया का सबसे पुराना और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दोनों के सबसे बड़े नेता बहुत जल्द एक दूसरे के सामने, बहुत जल्द एक दूसरे से मिलेंगे। और प्रधानमंत्री बड़ा नज़दीकियां दिखाते हुए, पूरा ध्यान देते हुए, ये बताते हुए कि अगर वो मिल रहे हैं तो ये आधा की मुलाकात नहीं है, पूरा समय देते हुए सभी आए हुए भारतीय समुदाय के लोगों को। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ। एसोसिएट स्पॉन्सर पनीर को क्या मस्त बना डाला जब डाला MDH का शाही पनीर मसाला। असली मसाले सच सच, MDH। यार कुछ लोन मिल पाएगा? छी, ये चाय है क्या? हट, दिमाग खराब कर रखा, चाय बनानी आती नहीं। पैसाबाजार.com, लोन सही मिलेगा यहीं। चैन से सोना है तो अब जब टीवी देख नहीं रही हो तो बंद कर दो ना। आज पूरे दिन घर पे रहोगे? हाँ। तो अगर गाड़ी यूज नहीं कर रहे हो तो इंश्योरेंस बंद कर दो ना। PolicyBazaar.com पर पे एज यू गो कार इंश्योरेंस। जब कार चले तो इंश्योरेंस ऑन रखो, वरना पॉज करो और 8,000 रुपए तक बचाओ। हर सूचना खबर नहीं, हर खबर में असर नहीं, जो खबर है असरदार, जिसका अब से है सरोकार। देखिए मेरे साथ खबर दोपहर, रोज दोपहर 1 बजे। ऑफ, ऑन, ऑफ। अब पॉलिसी बाजार पे India and America relationships, and is doing amazing things for both countries, and I really hope that the world benefits from this friendship. दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ भारतीय समुदाय के उत्साह की और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
अमेरिका में अपने वॉशिंगटन पहुंचकर अपने होटल की तस्वीरें जहां पर उनको रुकना है। और जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री अगर होटल पहुंचे भी हैं तो ज़्यादातर वक्त वो उन कामों को देंगे जो देश के लिए हैं, जो ज़रूरी काम हैं। हेमंत पटेल मेरे साथ इसमें जुड़े हुए हैं और वो उनका मानना है कि उनका कहना है कि वो प्रधानमंत्री के साथ पहले भी उनके काफ़ी नज़दीक रहे। कितना फ़र्क लगता है तब के नरेंद्र मोदी जिन्हें आप पहले जानते थे और आज के नरेंद्र मोदी में? पहले जानते थे तब हम सामान्य एक दूसरे को मिलते रहते थे आरएसएस के मेंबर के हिसाब से। आज तो कोई अलग दुनिया है, कोई हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन जैसा लगता है हमको। तो आज नरेंद्र मोदी देवदूत जैसा लगता है मेरे को। तो देवदूत समझिए, कोई भारत और अमेरिका की गाढ़ फ्रेंडशिप्स बनाने के लिए और हमारा जो कोई अलग अलग कोई विवाद है वो सब मिटाने के लिए आए हैं वैसे लगता है। और उसका जो बुद्धि दृष्टि जो है, अकेला भारत की सुरक्षा के लिए, अकेला भारत की अर्थव्यवस्था के लिए नहीं सोचते, पूरी दुनिया के लिए, पूरे अमेरिका के लिए सोचते हैं। ये कोई विजन कोई अलग मेरे को तो देखता है। बहुत मैच्योर, जस्ट लाइक राम पहले छोटा था और राम जब राज गद्दी पर बैठा है वैसा लगता है आज तो। संजीव जी, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच में दोनों देशों के स्तर पर बातचीत होने वाली है, लेकिन अमेरिका को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में अमेरिका के पास जो वित्तीय ढांचा था अमेरिका का, वो चरमराता हुआ दिखा था। बड़ी मुश्किल में उनकी स्थिति ऐसी हुई कि वो एक बार फिर से अपने जो खर्चे हैं उनको पास करवा सकें, स्थिति में ला सकें। भारत एक बड़ा बिजनेस दे रहा है अमेरिका को। टाटा की तरफ से बोइंग को बहुत बड़ा ऑर्डर दिया गया है, इसके साथ इंडिगो की तरफ से भी ऑर्डर की बात सामने आ रही है। तो ये जो ऑर्डर मिल रहे हैं अमेरिका को, वो अमेरिका में भी उनकी इकोनॉमी को तेज़ करने के लिए बहुत बड़ा एक बूस्ट की तरह होंगे। लिहाजा भारत अमेरिका को बहुत ज़्यादा बेहतर पार्टनर लग रहा है इस वक्त। जी जी बिल्कुल। जो अमेरिका की जो इकोनॉमिक इम्पेरेटिव्स हैं, जो अमेरिका की जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं, और उसके अलावा मैं यहाँ पे अवश्य जिक्र करना चाहूंगा कि कोरोना की पैंडेमिक के दौरान आप देखिए तो उस समय राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से जब भारत को प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट किया कि भारत उन्हें हाइड्रोक्लोरोक्विन नामक जो दवा है उसको जो है सप्लाई करे, क्योंकि तब तक वैक्सीन नहीं आई थी। और भारत ने उस समय जो हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा के प्रोडक्शन को रैंप अप करते हुए, उसे बढ़ाते हुए अमेरिका को बड़ी मात्रा में ये दवाएं भेजी थी। साथ ही साथ मैं जहां तक आपने अर्थव्यवस्था की बात की, तो भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इस समय अर्थव्यवस्था है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक बाजार है। और जब भारत की तरफ से अमेरिका की बड़ी कंपनीज को बड़ी डील्स दी जाती हैं तो वहां पर अमेरिका में भी जॉब क्रिएशंस होती है। वो अमेरिका, आपने बिल्कुल सटीक ऑब्जर्वेशन किया है कि अमेरिका के लोगों के बीच में, वहां के युवाओं के जो रोजगार के लिए भी, जॉब क्रिएशंस के लिहाज से भी देखें तो भारत ने अमेरिका को एक बड़ा जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया है। अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो अनेक कारणों की वजह से, रिसेशन के संकट से और एक मुद्रास्फीति का जो गंभीर संकट है उससे वो जूझ रही थी। और भारत की, जैसा कि मैंने कहा कि अर्थव्यवस्था सारे विश्व के तनावों के बावजूद भी सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और इसके जो फ्यूचर की जो फोरकास्ट हैं वो भी बहुत ही ब्राइट हैं। तो ऐसे में जाहिर है कि अमेरिका और भारत के जो संबंध बढ़ते हैं तो उससे अमेरिका को भी बड़ा फायदा आर्थिक रूप से भी होने वाला है। सामरिक रूप से जो फायदा है वो तो है ही, लेकिन आर्थिक रूप का जो फायदा है वो भी एक बड़ा फायदा है। और तीसरा यहाँ पे मैं अवश्य जिक्र करना चाहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो वर्तमान पावर है, जो उसकी जो प्रॉस्पेरिटी है, उसमें हमारे प्रवासी भारतीयों ने जो बड़ी भूमिका निभाई है उसको अमेरिका कभी नहीं भुला सकता। और अमेरिका हमेशा उसको जो है रिकॉग्नाइज करता है। हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं, चाहे वो सिलिकॉन वैली हो, चाहे वो मेडिकल सेक्टर हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप जो अनेक सेक्टर्स में हो, सभी में वो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट में जो है हमारे भारतीय अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वहाँ की पुलिस फोर्सेस हो, चाहे वहाँ की मिलिट्री हो। राजनीति में आप अगर देखें तो आज अमेरिका की जो एक इतिहास जो अमेरिका में बना कि कोई पहली ऐसी महिला जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति
जो अभी तक का सबसे शक्तिशाली पद, जहां तक कोई महिला अगर अमेरिका की पहुंची है तो वो भारतीय मूल की कमला हैरिस है। और आने वाले समय में मेरा ऐसा विश्वास है कि वो दिन अवश्य आएगा कि जब कोई भारतीय मूल का जो का व्यक्ति और संभव है कि वो एक महिला होगी, वो अमेरिका की राष्ट्रपति भी बनेगी। तो मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि भारत की जो महत्ता है उसको अमेरिका बहुत गहरी तरीके से समझता है, चाहे रणनीतिक महत्ता हो, चाहे वो आर्थिक महत्ता हो, चाहे वो डायस्पोरा के जो कंट्रीब्यूशन के हिसाब से जो महत्ता हो, उसको अमेरिका बहुत गहराई के साथ समझता है और उसे सम्मान करता है। और यही कारण है कि आप देखिए तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को 2 बार जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कांग्रेस को संबोधित करने का अवसर दिया गया है। और ये जो ऑनर है प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो विजिट है, ये स्टेट विजिट है। और कल का जो हम दृश्य देखेंगे, जिस तरीके से उनका सम्मान किया जाएगा व्हाइट हाउस के साउथ लॉन्स में, वो भी अपने आप में एक बहुत ही गौरवान्वित कर देने वाला अवसर होगा कि जब एक विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के नेता का सम्मान करेगा। जी हाँ, और वो तस्वीरें अपने आप में वाकई दुनिया के अखबारों की फ्रंट लाइन तस्वीरें बनेंगी, क्योंकि जब मोदी और बाइडेन मिल रहे होंगे तो उनका एक और ही अलग होगा, उसको लेकर बनने वाली कहानियां भी अलग होंगी। उम्मीद यही की जा सकती है कि इस मुलाकात के बाद जो अगले दिन के अखबार होंगे उनका पहला पेज केवल प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात पर होगा। संजीव जी, भारत का एजेंडा क्या होने जा रहा है इस मुलाकात के दौरान? भारत जब वापस लौटकर प्रधानमंत्री आएंगे तो जब वो अपना इस यात्रा का हिसाब लगाएंगे तो भारत क्या गेन करके वापस आने की कोशिश में है? देखिए, जो सबसे बड़ा जो गेन होने जा रहा है कि भारत को बहुत ही एडवांस्ड हाई टेक्नोलॉजी अमेरिका अब ट्रांसफर करने जा रहा है। और ये जो भारत के अंदर जो भारत की जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं उनको जो है बहुत सशक्त और मजबूत बनाएगा। और भारत में अब अमेरिका जाहिर है कि इस विजिट के बाद से जो है जो अमेरिका और भारत के बीच में एक जो बायर सेलर का रिलेशनशिप हुआ करता था कि भारत कोई ऑर्डर देता था, अमेरिका उसको डिलीवर करता था और भारत पैसे दे देता था, वो उस तरीके के जो संबंधों से ऊपर उठ करके अब भारत और अमेरिका को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट पर जो है कार्य करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस का सबसे महत्वपूर्ण आउटकम होगा। भारत और अमेरिका अब अपने डिफेंस की जो आवश्यकताएं हैं उसको को प्रोड्यूस करेंगे, उसका सह उत्पादन करेंगे, सह विकास करेंगे और हाई टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी जो अमेरिका अब भारत को करने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो सबसे बड़ा आउटकम होने जा रहा है। और ये भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो पहले से ही बहुत रोबस्ट है, बहुत स्ट्रांग है, उसको हायर ट्रेजेक्टरी पर ले जाएगा। और जैसे कि मैं कह रहा था कि भारत और अमेरिका शेयर्ड विजन के ऊपर अब कार्य कर रहे हैं, दोनों साझा दृष्टिकोण के ऊपर कार्य कर रहे हैं, शेयर्ड विजन के ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो ये जो विजन है और अधिक से गहरा होगा। यहाँ पर मैं एक बात अवश्य करना चाहूंगा जो कि इस विजिट के दौरान अवश्य जो है कई ऐसे भारत और अमेरिका के संबंधों के आलोचक हैं, अपने देश में भी हैं, विदेशों में भी हैं, जो कि कई बार ये सवाल उठाते हैं कि अमेरिका के ऊपर कितना भरोसा किया जाए, क्या अमेरिका हमें जो है अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी कभी दे सकता है, वगैरह वगैरह के क्वेश्चंस पहले उठाए जाते थे। मुझे लगता है कि इस विजिट के बाद ऐसे जो आलोचक हैं वो अब इस तरह की आलोचना नहीं कर पाएंगे। और अब भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं उसमें विश्वास जो एक कहते हैं जिसको बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट, वो भी अब गहरा हो रहा है। और ये जाहिर है कि भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए एक क्वांटम जंप जो है, एक बड़ी ऊंची उछाल इस के बाद भारत और अमेरिका के संबंध लेंगे। और जैसा कि मैं कह रहा था कि श्री अजित डोवाल के अमेरिका की यात्रा के दौरान जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो समझौता हुआ है उसकी वजह से भारत में सेमीकंडक्टर्स को बनाने में और जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में, स्पेस के सेक्टर में, क्वांटम कंप्यूटिंग के सेक्टर में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में भी बहुत जो है भारत के जो उत्थान और विकास में मदद करेंगे। और ये जो प्रोडक्शंस हैं ये भारत के अंदर होंगे। और ये भारत के मेक इन इंडिया जिसका जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजन है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी हमेशा कहते हैं कि वो मेक इन इंडिया को के जो प्रोग्राम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जब अमेरिका की कंपनी भारत में आकर के जो है अपने इक्विपमेंट्स को बनाएंगी, भारत के साथ को प्रोडक्शन करेंगी, को डेवलप करेंगी, तो ये मेक इन इंडिया को भी बढ़ाएगा। डिफेंस के सेक्टर में जो आत्मनिर्भरता को हासिल करने का जो लक्ष्य है उसको भी मजबूत करेगा।
और जाहिर है कि यही प्राइम मिनिस्टर मोदी के नए भारत का लक्ष्य है कि जिसमें कि वो मेक इन इंडिया को भी तेज गति से आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मेक इन इंडिया के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक और भी इसमें विजन है जिसका कि मैं अवश्य जिक्र करना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन है कि मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। यदि भारत और अमेरिका की जो कंपनीज हैं, यदि कोई डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनाएंगी तो वो अपने जो है आवश्यकताओं के लिए उसका इस्तेमाल तो करेंगी ही, साथ ही साथ दोनों जो देश हैं इसका एक्सपोर्ट भी करेंगे और इससे भारत को आर्थिक लाभ भी होगा, इसका भारत का डिफेंस ट्रेड भी बढ़ेगा और पूरे विश्व में जहां कहीं भी जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं, जहां कहीं भी उनकी जो रक्षा की आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी होंगी। तो मुझे लगता है कि ये जो इस यात्रा के बाद डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का जो क्षेत्र है जिसका कि जिक्र हमारे विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस विजिट के पहले किया था, वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा आउटकम होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि भारत और अमेरिका इस पूरे संबंधों को रिव्यू करेंगे और आगे के शेयर्ड विजन पर कार्य करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो विजन है, जो शेयर्ड विजन का जो विचार है वो अधिक से अधिक जो है स्पष्ट होगा और संबंधों में और अधिक गहराई आएगी। जी हाँ, संबंधों में और गहराई आ गई। हिम्मत पटेल जी, आपको भी लगता है जो ट्रस्ट भारत और अमेरिका के बीच में है वो बॉन्ड अब बढ़ता हुआ जा रहा है? यस, 100%। मेरे तो लगता है कि जो पहले से तो हमको लगता नहीं था कि एक दूसरे कभी बैठेंगे, लेकिन आज तो एक दूसरे के बिना चलेंगे नहीं। विदाउट इंडिया और अमेरिका के बिना कैसे हम आगे निकलेंगे और वर्ल्ड विजन कैसे बनाएंगे, वैसा लगता है। आज इंडिया और अमेरिका इज वन ऑफ द बिग बेस टू टेकिंग केयर ऑफ द वर्ल्ड विजन एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। और हमारा इंडियन मैन पावर भी यहाँ है, वो भी अकेला हमारा भारत का नहीं सोचता है। हमें दे आर ऑल्सो वेरी ट्रूथफुल फॉर द अमेरिका टू। They maintain the security of the America. They maintain the responsibility. They know the responsibility of the India as well as the America too. जी हाँ, वो भारत और अमेरिका दोनों के बारे में ही सोचता है। जो तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें काफ़ी अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की ये तस्वीरें हैं। न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन तक प्रधानमंत्री नमो नमो इस वक्त हो रहा है, नरेंद्र मोदी की ही बात हो रही है। संजीव जी मेरे साथ लगातार जुड़े हैं और संजीव जी बहुत बेहतर विश्लेषण कर रहे हैं। संजीव जी, आपने मेक इन इंडिया को अपने विश्लेषण में अभी सामने रखा, क्या इस बात की भी उम्मीद पूरी तरीके से की जा सकती है कि जो टेक्नोलॉजी अब भारत को अमेरिका दे सकता है, स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी, उसका प्रोडक्शन भारत में ही शुरू कर दिया जाए? जी जी बिल्कुल, ये जो प्रोडक्शन है ये तो शुरू होगा ही और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगी। कई बार जो विदेशों से जो डील्स की जाती हैं उसमें को प्रोडक्शन तो जो को मैन्युफैक्चरिंग तो हो जाती है, लेकिन कई बार उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया जाता। लेकिन इस बार जो अमेरिका की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, जिस तरह की पूरी तैयारियां हैं, ऐसे में अमेरिका जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी अब करने जा रहा है। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका का जो रक्षा विभाग है, पेंटागन है, वो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में गंभीरता के साथ इनिशिएटिव लेने जा रहा है, विचार करने जा रहा है। और जाहिर है कि ये पूरे भारत और अमेरिका के संबंधों में जो विश्वास का जो फैक्टर है उसको और अधिक गहरा करेगा। जो बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट है वो भी अधिक प्रगाढ़ होगा और मजबूत होगा और ये संबंध जो है अपने जो है उच्चतर स्तर पर पहुंचेंगे, हायर ट्रेजेक्टरी को अटेन करेंगे। और जाहिर है कि जैसे कि मैं कह रहा था कि ये जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है ये भारत के अनेक जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, स्पेस, जो भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में जो अनेक भारत के जो कार्य चल रहे हैं, जो प्रोडक्शन का कार्य चल रहा है, उसको अधिक मजबूत बनाएगा। साथ ही साथ ये जो GE F414 जो जेट इंजन है उसका इस्तेमाल भारत के जो तेजस फाइटर जेट, जो कि उसका जो Mark II जो आएगा उसमें इसको लगाया जाएगा और इससे जाहिर है कि तेजस Mark II की जो क्षमता है वो विश्व स्तरीय हो जाएगी। और जब ये तेजस Mark II GE
F414 इंजन के साथ भारत की वायुसेना में शामिल होगा तो जाहिर है कि भारत की जो वायुसेना की शक्ति बहुत बढ़ेगी। आप जानते हैं कि भारत की वायुसेना वर्तमान समय में लगातार अपने मॉडर्नाइजेशन पे कार्य कर रही है। भारत के वायुसेना में जो स्क्वाड्रन्स की संख्या, जो कि मेरा असेसमेंट है कि कम से कम 44 होनी चाहिए, उस लक्ष्य को हासिल करने में जाहिर है कि तेजस मार्क 2 जैसे जो विश्व स्तरीय फाइटर जेट्स हैं वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और ये जो भारत की जो रणनीतिक जो रक्षा संबंधी आवश्यकता है भारतीय वायुसेना की वो पूरी होगी, जल्द से जल्द पूरी होगी और इसमें तेजी आएगी। तो ये भारत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने जा रहा है। अनेक जो है जैसे कि की सेक्टर्स में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से भारत को लाभ मिलेगा, रोजगार सृजन होगा और जाहिर है कि भारत का जो मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजन है वो भी जो है पूरा होगा। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होटल के बाहर सड़क के किनारे खड़े हुए लोगों से अभिवादन कर रहे हैं, उनका स्वीकार कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार हम आपको बीच बीच में दिखाते जा रहे हैं। संजीव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं क्योंकि वो फॉरेन अफेयर्स पर बेहतरीन तरीके से अपनी बात सामने रख सकते हैं और वो काफ़ी उनका इस पर एक बड़ा अनुभव भी है। संजीव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अमेरिका दौरे पर हैं, वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, उसके मायने क्या हैं वो भी हम आपके ज़रिए समझा रहे हैं अपने दर्शकों को। लेकिन इस बीच जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं, वाशिंगटन डीसी पहुंचे हैं, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन चीन के दौरे पर हैं, तो इन दोनों यात्राओं को किस तरीके से आप देख रहे हैं? बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के जो संबंध हैं वर्तमान समय में बेहद तनावपूर्ण संबंध है और चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में कंपटीशन तो है ही, साथ ही साथ ये कई समय में राइवलरी में भी तब्दील होता हुआ दिखाई देता है। अभी हाल के समय में हमने देखा था कि चाइना के बहुत सारे जो बैलून्स थे, जो बड़े बैलून्स थे, जो कि ऑब्वियसली जो स्पाई बैलून्स थे, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टेरिटरी में भी देखे गए और जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मार गिराया था। और उसी के साथ साथ जो ताइवान का जो इशू है, ताइवान के इशू को लेकर के जिस तरीके से चाइना ताइवान पर फोर्सफुल ऑक्यूपेशन करना चाहता है, ताइवान को वो अपने कब्जे में बलपूर्वक ले लेना चाहता है, उसका अमेरिका पूरी तरीके से कड़ा प्रतिरोध कर रहा है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि विश्व के जो अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, वो भी ताइवान के साथ खड़े हैं और ताइवान के विषय को लेकर के भी जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना में काफी तनाव रहता है। अभी हमने देखा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो तत्कालीन जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की थी और उसके बाद के भी बहुत बड़ा तनाव पैदा हो गया था और चाइना ने जिस तरीके की जो बहुत ही एग्रेसिव जो मिलिट्री ड्रिल्स पूरे ताइवान को घेर करके की थी, वो भी एक ऐसा दृश्य था कि जिसकी वजह से अमेरिका और चाइना के संबंधों में काफी तनाव आ गया था। और उसके अलावा वर्तमान समय में ये भी दिख रहा है कि चाइना के विस्तारवादी मंसूबों को ध्यान में रखते हुए, उसके उपनिवेशवादी अवसरवादी मंसूबों को ध्यान में रखते हुए अब अमेरिका चाइना को टेक्नोलॉजी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। जो सेमीकंडक्टर से संबंधित टेक्नोलॉजीज अमेरिका चाइना के साथ जो है शेयर करता था, अब उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है बढ़ाए, उसको प्रक्रिया को जो है तेज किया जा रहा है और एक बड़ी मात्रा में 100% तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भारत को हो रही है। सप्लाई चेन्स को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो बड़ी कंपनीज चाइना से निकाल करके अब वो भारत तथा अन्य देशों में शिफ्ट कर रही है। तो जाहिर है कि इन सारे वजहों की वजह से, कारणों से वर्तमान समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बीच में काफी तनाव है। लेकिन जो एंटोनी ब्लिंकन की जो आपने यात्रा की बात की है, ये यात्रा उस अमेरिका के एक बड़े शीर्ष अधिकारी लेवल की जो यात्रा 5 वर्षों के बाद हुई है। अमेरिका का कोई विदेश मंत्री 5 वर्षों के बाद जो है उसने चाइना की यात्रा की है। एंटोनी ब्लिंकन की इस यात्रा को लेकर अब मैंने पहले भी बताया था कि ये प्रधानमंत्री लोगों के प्रधानमंत्री हैं और अमेरिका में, शायद अमेरिका ही नहीं, सब देशों में दुनिया के जहाँ भारत वंश बसे हैं वो सब में बहुत पॉपुलर हैं। तो यहाँ आए हैं तो हम लोग बहुत खुश हैं। यहाँ 90% NRI अगर वोट देना हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं 10 साल से देश की कितनी प्रगति हो रही है और वो देश के लिए कितना काम करते हैं।
यहाँ भी आते हैं तो पहला ही सोचते हैं मेरे देश का क्या, मेरे देश के लिए क्या करो। इकोनॉमिक्स में कितने सीईओ को मिले, सबको बोलते हैं तुम भारत आओ, टेस्ला आप यहाँ फैक्ट्री लगाओ, स्टारलिंक्स करना है यहाँ आ जाओ। तो भारत देश में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज आवे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, वही उनका प्रयत्न है। और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया टेक्नोलॉजी, टॉप नॉट टेक्नोलॉजी भारत देश में आवे। देखो चीन 20 साल से दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल बन गया था और उसमें काफ़ी अमेरिकी कंपनियों ने अपनी फैक्ट्री अपनी टेक्नोलॉजी से चाइना में लगाई। अब उनको मालूम पड़ गया कि चाइना उसकी टेक्नोलॉजी की चोरी करता है। भारत देश न्याय से चलता है, लीगल सिस्टम है, लोकशाही है, तो भारत में आने से उनको अच्छा लगेगा। दूसरा है कि भारत के लोग, काफ़ी लोग इंग्लिश भी समझते हैं, वो फिर भी मिलिट्री के लिए, अपने भारत देश के सैनिकों के लिए टॉप नॉच वेपन्स टेक्नोलॉजी चाहिए। ऐसी गाड़ियाँ हो, फाइटर जेट्स हो, इंजन हो, वो सभी अपने देश के लिए कर रहे हैं और वो भी प्रयत्न कर रहे हैं ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एंड मेक इन इंडिया। देखो भारत को सुपर पावर बनना है तो किसी देश के पर आधार कर नहीं हो सकता है। आगे जो आप बोल रहे थे, देखो कोई भी युद्ध होगा तो भारत देश को अपना ही युद्ध अपने से लड़ने, अपने को शस्त्र चाहिए, बहुत यूनिक हाईटेक चाहिए। इजराइल 10 मिलियन का देश है और इतने लोग उनको पर आक्रमण करते हैं इतने साल से। कोई इजरायली ने ऐसा नहीं मांगा है कि अमेरिका का कोई सुझाव है, और कोई नाटो वाले नहीं है, फिर भी इजराइल अपने 10 मिलियन लोगों के साथ, हमके पास बड़े हाई वेपन्स है। तो अगर इजराइल 10 मिलियन लोग अपने हाई वेपन से इतने देशों को बराबर कर सकता है तो भारत के पास 1.4 बिलियन अपने लोग हैं। अगर उनको बराबर शस्त्र मिल जाए तो चाइना, पाकिस्तान सबको हम ले सकते हैं। तो भारत देश को अपने पर, अपनी इकोनॉमी पर, अपनी मिलिट्री पर करना। आपने कहा अभी कि जो भारत है वो अपने बारे में, अपने देश के बारे में प्रधानमंत्री सोचते हैं कि देखिए क्या करना है, क्या देश के लिए हम कर रहे हैं, क्या आगे के लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यही बात कही जाती है कि अमेरिका कुछ भी करता है तो पहले अपने राष्ट्रीय हितों को सीखता है। तो इस सब को देखते हुए इन यात्रा में जो बाइडेन नरेंद्र मोदी सामने होंगे तो कौन किससे क्या मिला? देखो अमेरिका को भी मालूम है, अमेरिका से आप ईस्ट चले तो यूरोप है, यूरोप में अभी यूक्रेन पर आक्रमण हुआ है रशिया का। लेकिन आप यूरोप से आप इसमें चलो तो मिडल ईस्ट है, टर्की है, वो सब अनस्टेबल है। उसके बाद आएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वो तो बिल्कुल बेकार है। और वो बाजू पर जाओ भारत के ईस्टर्न साइड पर तो म्यांमार है, वो तो कुछ नहीं करता है। थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, जापान है, ताइवान है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है। उसमें कोई देश ऐसा नहीं को जो चीन के सामने लड़ सके अपने आप। और जो पैसिफिक समुद्र है वहाँ से जो नेविगेशन होना है, तो अमेरिका भी जानता है कि चाइना उतना बड़ा पावरफुल हो गया है और उतना भ्रष्ट हो गया है कि सब पर गुंडागिरी करता है। तो उसको कौन रोक सकता है? तो अमेरिका के इंटरेस्ट में है, वर्ल्ड पीस के इंटरेस्ट में है कि भारत मजबूत बनकर चाइना को रोक सकता है। और अपने लिए भी अच्छा है क्योंकि चाइना बदमाशी तो पूरी कर रहा है। 1962 में उसने आक्रमण किया, अभी भी वो अपना जमीन का हिस्सा कब्जे में रख रखा है। पाकिस्तान को सब शस्त्र चाइना दे रहे हैं। पाकिस्तान के टेररिस्ट लोग हैं उनका सब बचाव कर रहा है। आपने देखा यूनाइटेड नेशंस में कि जो प्रोस्क्राइब टेररिस्ट है उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट जाहिर करने में उसने रोक लगा दिया। अफगानिस्तान को भी वो चाबी लगाता है। सो चाइना बदमाशी तो करेगा। देखो कितने भ्रष्ट लोग हैं। प्रधानमंत्री जब उनको गुजरात लाए, उनका बहुत अच्छा स्वागत किया। महाबलीपुरम में बुलाए, वहाँ भी बहुत अच्छा स्वागत किया। जो भारत चीन से दोस्ती बढ़ती रहे। और क्या किया उन्होंने? लद्दाख में आक्रमण किया, 20 अपने सैनिक मर गए। हाँ, उन्होंने भी जवाब दिया पूरा। अरुणाचल प्रदेश में भी गड़बड़ करते हैं, जो जगह नहीं है उसके नाम बनाकर अपना है ऐसा करते हैं। चाइना का विश्वास 1962 में नेहरू जी किया तो चाइनीज लोगों ने उनको धोखा दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी उनसे ज़्यादा चालाक है। एक बाजू उन्होंने दोस्ती का रखा, लेकिन दूसरी तरफ भारत के सैनिकों को, अपने सशस्त्र सेनाओं को पूरा बलवान बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं कि चाइना या पाकिस्तान अपने देश पर नज़र बुरी नहीं कर सके। और अगर उन्होंने भारत पर नज़र बुरी की तो ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, उनको बड़ा सबक सिखाएगी।
तो अपने लिए भी ये फायदा कारक है, क्योंकि अमेरिका के पास उतने सैटेलाइट है, इंटेलिजेंस है, तो भारत को वो भी बता सकता है कि चीन यह कर रहा है, यहाँ शस्त्र कर रहा है, यहाँ फाइटर बेस एडवांस बेस पर लाता है। सो इट बेनिफिट्स अस। हमको फायदा मिलेगा अमेरिकन इंटेलिजेंस का, उसके टॉप नॉच टेक्नोलॉजी वाले जो वेपन्स है वो अपने मिलेगा, फिर फाइट तो अपना ही पड़ेगा, अपने ही देश के लिए अपना ही करना पड़ेगा। संजीव जी, ये टेक्नोलॉजी जिसकी बात अब भरत बराई जी भी कर रहे हैं, ये सैटेलाइट इमेजेस जिसके जरिए LAC के आसपास भारत अपनी निगाहों को, अपनी आंखों को और मजबूत कर सकता है, ये गेम चेंजर साबित हो सकती है आने वाले दिनों में भारत और चाइना को देखते हुए? निसंदेह, और मुझे मेरा ऐसा मानना है कि भारत और अमेरिका के बीच में ये जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो अवश्य होती है, और आज भी इस संदर्भ में भी इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज पर भी भारत और अमेरिका लगातार एक दूसरे के साथ गहरे तरीके से संपर्क में हैं और सूचनाओं का, इंटेलिजेंस का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन ये जो प्रक्रिया है इसे और गहरा किया जा सकता है, इसमें अनेक जो है ऊंचे स्तर को हासिल किया जा सकता है। और जिस तरीके से अब भारत और अमेरिका हाई टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं, डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन करने जा रहे हैं, जो कि इस विजिट की सबसे महत्वपूर्ण हाईलाइट हो सकती है। क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को के ऊपर वो जो है अब ज्वाइंट तरीके से जो है R&D भी करेंगे। तो ये जो जाहिर है कि ये जो सारे इनिशिएटिव्स हैं, इससे जो भविष्य में टेक्नोलॉजी के आधार पर, अमेरिका की टेक्नोलॉजीज के आधार पर भारत को सुरक्षा संबंधी जो चुनौतियों को डील करने में, चाइना जैसी चुनौतियों को डील करने में बहुत ही मदद मिलेगी, मेरा भी ये स्पष्ट रूप से मानना है। और भारत और अमेरिका के बीच में ये जो गहरे होते हुए संबंध हैं वो चाइना के ऊपर दबाव बनाने का भी कार्य करेंगे। मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूं कि चाइना एक ऐसा राष्ट्र है कि जो कि शक्ति के सामने तो वो सिर झुकाता है, लेकिन वो कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने से नहीं चूकता। चाइना की जो रणनीतिक थिंकिंग है उसमें डिसेप्शन भी है, उसमें धोखा देना उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। चाइना जो है सुंजू की फिलॉसफी पर चलता है, जो सुंजू वहां के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक थिंकर जिन्होंने द आर्ट ऑफ वॉर किताब लिखी थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से उसमें कहा था कि किसी भी युद्ध का सबसे अच्छा आउटकम ये हो सकता है कि वो युद्ध बिना लड़े हुए ही जीत लिया जाए। अब कोई राष्ट्र अगर कोई युद्ध बिना लड़े हुए अगर जीतना चाहता है तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, सुंजू ने उस किताब में बताया है, और लगता है कि चाइना की सरकार उसे फॉलो करती है। जाहिर है कि सुंजू ने ये कहा कि किसी भी एडवर्सरी को अंदर से ही इतना खोखला कर दो, अंदर से इतना कमजोर कर दो, उसके अंदर जासूसी वगैरह करा के, उसके अंदर सबवर्सिव एक्टिविटीज वगैरह करा करके, ताकि वो युद्ध लड़ने के बारे में सोच ही ना सके और पहले ही हथियार डाल दे। चाइना की जो गतिविधियां हैं वो जाहिर है कि ऐसी ही हैं। चाइना डिसेप्टिव तरीके से स्पाइनाज का सहारा लेकर के, जासूसी वगैरह का सहारा लेकर के, मनोवैज्ञानिक प्रोपेगेंडा, इंफॉर्मेशन वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर वगैरह का सहारा लेकर के वो भारत के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश करता है। यहां तक कि चाइना का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि वो अमेरिका की टेरिटरी के अंदर भी उसने स्पाई बैलून्स भेजे, जिसको कि हालांकि अमेरिका ने मार गिराया, लेकिन ये चाइना के बढ़ते हुए आक्रामक रवैये को दर्शाता है। ये अमेरिका इस बात को लेकर के जाहिर है कि बेहद जो है अमेरिका के अंदर भी एक अलर्ट था, और एंटनी ब्लिंकन ने जो कि चाइना की यात्रा पर तत्कालीन समय में जाने वाले थे, उन्होंने स्पाइंग जो बैलून जैसे इंसिडेंट को लेते हुए अपनी यात्रा जो है स्थगित कर दी थी। तो ये चाइना का राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व का जो चाइना है वो एसर्ट कर रहा है, वो एग्रेसिव है। कभी मैं यहाँ पर जिक्र अवश्य करना चाहूंगा डेंग जियाओपिंग का, जो कि चाइना के पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने वो कहा करते थे कि चाइना को हाइड योर एबिलिटीज और बाइड योर टाइम में विश्वास करना चाहिए। और डेंग जियाओपिंग के विचार थे कि अपनी शक्ति छुपा करके रखो और समय का इंतजार करो। और अब चाइना के राष्ट्रपति जो वर्तमान में शी जिनपिंग हैं, उनको ऐसा लगता है कि चाइना का समय आ चुका है, और वो चाइना ड्रीम की बातें करते हैं। वो ये कहते हैं, वो मिडिल किंगडम की फिलॉसफी में यकीन करते हैं कि चाइना ही पूरे विश्व का केंद्र में रहेगा और सारे जो अन्य राष्ट्र हैं वो पेरिफेरी में रहेंगे, और चाइना विश्व पर शासन करने की मंशा रखता है। 2049 तक उसका स्टेटेड गोल है कि जब चाइना अपने रिवोल्यूशन के 100 ईयर्स को सेलिब्रेट करेगा, तब वो अमेरिका को छोड़कर के नंबर 1 राष्ट्र बन जाना चाहता है। चाइना 2035 तक अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को कंप्लीट कर लेना चाहता है। चाइना हाइपरसोनिक बना रहा है। सिप्री की अभी एक रिपोर्ट आई जिसमें कि चाइना ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या को बहुत तेज गति से बढ़ाया है। चाइना ने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं, और जो जाहिर है कि अनेक तरीके के डिफेंस डिप्लॉयमेंट्स को वो कर रहा है, और जो कि चाइना के आक्रामक रवैये को दर्शाता है। आप ताइवान को आप देख लीजिए, तो ताइवान के ऊपर चाइना जैसी आक्रामकता दिखाता है वो अनप्रेसिडेंटेड है, और जिससे कि जाहिर है कि चाइना के मंसूबों का पता चलता है। और ये जो चाइना की जो गतिविधियां हैं,
ये अमेरिका के लिए हो, भारत के लिए हो, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा जो साउथ चाइना सी के जो छोटे राष्ट्र हैं, आसियान के जो अनेक राष्ट्र हैं, उनके लिए खतरा पैदा करते हैं। तो ये जो चाइना के विस्तारवाद को रोकना भारत और अमेरिका की एक साझा चुनौती है, और इस चुनौती को भी ध्यान में रखते हुए और भारत जाहिर है कि और अमेरिका इस बात को लगातार कह रहे हैं, जबकि कि इंडो पैसिफिक रीजन में एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, तो इशारा जाहिर है कि चाइना की तरफ है, क्योंकि चाइना ही एक ऐसा राष्ट्र है कि जो कि उस रूल्स बेस्ड ऑर्डर पर बड़े खतरे पैदा कर रहा है, अपने अल्टेरियन वैल्यूज को डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर थोपना चाहता है, और ये लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने का भी प्रश्न है। तो मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच की जो बढ़ती हुई साझेदारी है, या अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच में आपस में जो बढ़ती हुई पार्टनरशिप है, क्वाड जैसा इनिशिएटिव, क्वाड प्लस का जो आइडिया है, ऑकस जैसा एक मिलिट्री अलायंस भी सामने आया है, तो ये इस बात को दर्शाता है कि आज दुनिया का एक लोकतांत्रिक समाज में चाइना को लेकर के चिंता भी है, साथ ही साथ तैयारियां भी हैं कि चाइना को उसके नकारात्मक मंसूबों में कभी भी सफल नहीं होने दिया जाएगा। भरत बरई जी, इंडस्ट्रीज को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर क्या कुछ नया हो सकता है आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के बीच? बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में हम काफ़ी सीईओ जो हैं मिडल इंडस्ट्रीज वाले, वो सब बोल रहे हैं चाइना से मत मंगवाओ, दूसरे देशों से मंगवाओ। वो प्रोसेस अभी शुरू हुआ है, करीब 15-20 साल तक वो चलेगा, क्योंकि जो उनकी फैक्ट्रियां हैं उनको दूसरे देशों में फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। वो फैक्ट्री से माल अमेरिका में इंपोर्ट होगा, उसकी क्वालिटी बराबर होनी होगी। ये जो चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल बना दिया, वो करीब 20-30 साल में बनाया। तो दूसरी जगह सबको मूव करने के लिए 15-20 साल तो लगेंगे। वहाँ ही भारत के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर भारत, और मुझे वो भी खुशी है कि अभी सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर अपने देश, पहले क्या बोलते थे, इसमें हमारा क्या, ऑफिसर बोलते थे हमारा क्या, उनको कितना पैसा उसमें मिलेगा। अब एटीट्यूड बदल गई है, हमारे राज्य में आओ, अपनी फैक्ट्री हमारे राज्य में लाओ, हमारे लोगों को रोजगार दो। तो वो जो बदल गई है एटीट्यूड, और प्राइम मिनिस्टर मोदी से शुरू हुई, वो बोलते हैं हमारे देश में लाओ, हमारे देश में लाओ। जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं वो सब देश के लिए काम करने लगे हैं, नो करप्शन, नथिंग। तो धीरे धीरे वो जो एटमॉस्फेयर हो रहा है कि इंडस्ट्रीज आर वेलकम, इंडिया इज अ प्लेस टू इन्वेस्ट, इंडिया इज अ प्लेस वेयर यू विल फील गुड, द प्रोसेस हैज स्टार्टेड। कभी 10-15 साल लगेगा, लेकिन अपने लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हाई टेक्नोलॉजी फैक्ट्रीज इंडिया में आवे, अपने लोगों को रोजगार मिटे, और चाइनीज लोग जो पैसे उन्होंने कमाए हैं अमेरिका से, वेस्टर्न यूरोप से, वो पैसे अब दूसरे देशों को मिले। मेरा ख्याल है वो जरूर होगा। हम देखते हैं अभी काफ़ी माल यहाँ आता है, वियतनाम से आता है, काफ़ी माल अभी शुरू गया है इंडोनेशिया से आने का, भारत से भी आने का शुरू हो गया है। तो अपने लिए बड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि यहाँ पर समझ में आ रहा है भरत बरई जी को। हिम्मत पटेल जी, चाइना, और मैं बताऊं मनोज जी, नरेंद्र मोदी नंबर 1 सेल्समैन है इंडिया के लिए। देखो कितने लोगों को मिले न्यूयॉर्क में, और यहाँ भी वॉशिंगटन में कितने लोगों को मिलेंगे, और क्या है उनका, मेरा देश, मेरे देश के लिए कुछ करो। हिम्मत पटेल जी, चाइना जो जिन कीमतों पर सामान प्रोडक्ट मुहैया कराता है वो इतनी कम्पिटिटिव होती हैं कि बहुत मुश्किल होता है किसी दूसरे देश से कोई देश ऑप्ट कर पाए। तो क्या इस स्थिति में केवल कहना काफ़ी होगा, क्योंकि चाइना के कंपटीशन में किसी प्रोडक्ट की कीमत पर आ पाना फिलहाल दूसरे देशों के लिए भी मुमकिन नहीं है। वहाँ पर लेबर भी सस्ता है, वहाँ प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, और बहुत दिनों से उन्होंने इसकी तैयारी की है। मैं ये कहूँगा, चाइना का माल जो प्रोडक्ट है बहुत सस्ता है, लेकिन उसकी रिलायबिलिटी बहुत कम है। ये भी समझ लीजिए, रिलायबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट इन रिलेशन टू द कॉस्ट। तो इंडिया में जो प्रोडक्ट आएंगे, इंडिया से यहाँ आएंगे, अगर इंडिया से दूसरे देश में जाएंगे तो रिलायबिलिटी बहुत अच्छी होगी। और अमेरिका से जो सब टेक्नोलॉजी जाएंगे अमेरिका में,
इंडिया में, तो इंडिया की एक तो अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी और साथ साथ में रिलायबिलिटी भी अच्छी होगी। तो रिलायबिलिटी, एज पर माय कंसर्न, रिलायबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द प्रोडक्ट। रिलायबिलिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द प्रोडक्ट। लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर में जब जो दूसरे देश होते हैं, जब उन्हें चीज़ें लेनी होती हैं तो अक्सर वो कॉस्ट को देखते हैं, और चाइना जिस कॉस्ट पर काम करता है, शायद इसीलिए अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों ने चाइना में अपने प्लांट लगाए थे कि वहाँ पर कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती थी। प्रोडक्ट भले ही उस स्पेसिफिकेशन पर बनता हो जो अमेरिका चाहता है, लेकिन उस पर कॉस्ट कम आती थी, उसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आती थी, ये कहीं ज़्यादा असर डालती थी। संजीव जी, क्या इस पूरी बातचीत का एक उद्देश्य और प्राइम उद्देश्य आपको यही लगता है कि चाइना को कैसे कॉर्नर करना है? चाइना जिस तरीके से महत्वाकांक्षाएं पाले बैठा है। जी देखिए राजीव जी, मैं यहाँ पे अवश्य ये कहूंगा कि चाइना आज जो विश्व की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाने में सफल हुआ है, उसमें विश्व का और खासकर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका का, यूरोपियन देशों का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। चाइना जब उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए 1979 के बाद से, और उसके बाद जब अमेरिकी कंपनीज ने वहां पर निवेश करना शुरू किया, अनेक जो है यूरोपीय देशों ने और अन्य जो महाशक्तियों ने जब वहां निवेश करना शुरू किया, तो उसके बाद से चाइना के अंदर सप्लाई चेन स्थापित हुए और चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर के उभरा। चाइना का ये जो आर्थिक विकास है वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की वजह से ही हो पाया है। इस बात को चाइना के शासक भूल रहे हैं, और ये चाइना के शासक एक बहुत बड़ी और भारी गलती कर रहे हैं। जैसा कि भरत जी ने कहा, मैं उनसे बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूं कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय निवेश चाइना के अंदर हुआ है वो कई दशकों का निवेश है, वो 20-30 वर्षों 40 वर्षों का निवेश है, और जिसकी की वजह से चाइना बढ़ते बढ़ते एक बड़ी जो है नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन करके उभर पाया है। लेकिन अब चाइना की जो मंशाएं, उसकी जो महत्वाकांक्षाएं ऐसी बढ़ गई हैं कि चाइना उसी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिसके की माध्यम से वो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाया, अब वो उसी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर शासन करने के सपने देख रहा है। और अब जाहिर है कि चाइना अमेरिका को भी पीछे छोड़ करके वो पूरे विश्व में नंबर 1 बन जाना चाहता है। वो इस तरह की महत्वाकांक्षाएं उसने पाल रखी हैं, और उन महत्वाकांक्षाओं को हासिल करने के लिए वो साम दाम दंड भेद, जिसको कहते हैं बाय हुक और क्रुक, वो किसी भी तरीके की रणनीति को अपनाने से नहीं चूक रहा है। तो ये जो लेकिन ये चाइना के जो शासक, जैसा कि मैंने कहा, कि बहुत भारी भूल कर रहे हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चाइना के आर्थिक विकास में अपना पूरा सहयोग दिया है, तो अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चाइना के से अपने आप को विड्रॉ कर रहा है, और ये जो प्रक्रिया है इसको करने में समय लगेगा। जैसा कि भरत जी ने कहा कि जो ये 20-30-40 वर्षों का जो एक बिल्डअप है वो उसको तुरंत नहीं हटाया जा सकता, उसको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और वो जो सप्लाई चेन्स हैं धीरे धीरे मूव करेंगी, और ये बड़े जो है मूव्स हैं, और जाहिर है कि इसको करने में वर्षों का समय लगेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये चाइना के पतन का सबसे बड़ा कारण बनेगा, क्योंकि चाइना की अर्थव्यवस्था से जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है वो जैसे जैसे कम होगा, चाइना की इकोनॉमी सिवियरली उससे जो है नेगेटिवली इंपैक्टेड होगी। चाइना का यदि आप इस समय का इकोनॉमिक ग्रोथ देखें तो 2.5-3% के अराउंड है। कभी ये चाइना डबल डिजिट की ग्रोथ में डिकेड्स तक रहा है, और ये डबल डिजिट की ग्रोथ चाइना के अपने लोगों का जो हार्डवर्क जरूर रहा, लेकिन जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट था, और सप्लाई चेन्स को सेटअप करने का जो फैसला था। और जाहिर है कि इससे अमेरिका की जो कंपनीज हैं, अन्य देशों की कंपनीज को फायदा हुआ, क्योंकि वहां पर लेबर चीप था, लोग बड़ी संख्या में मात्रा में अवेलेबल थे, और चाइना जो है जाहिर है कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन करके उभरा। लेकिन अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग हब है उसको जो अमेरिका की जो और बड़ी जो विश्व की कंपनियां हैं वो शिफ्ट करना चाहती हैं, और भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। यहाँ पर फिर मैं भरत जी का जिक्र करना चाहूंगा कि उन्होंने इस बात को कहा था, और मैं भी इस बात को समय समय पर हमेशा मैंने कहा है कि जो भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना होगा, और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का अवसर जो है वो अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दे रहा है। भारत को इसे जो है पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, प्राइम मिनिस्टर मोदी की यहाँ पर मैं अवश्य जिक्र करना चाहूंगा इस लिहाज से राजीव जी, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने
भारत के अंदर अनेक जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स किए, जीएसटी को लाना और जीएसटी के माध्यम से भारत के टैक्सेशन सिस्टम को जो है एक स्ट्रीमलाइन करना, उसे स्मूथ बनाना, ये भी एक बहुत बड़ा कदम था, ताकि जो विदेश का जो निवेश भारत में आए, जो बड़ी कंपनीज भारत में जब निवेश करें, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए यहाँ पे जब सप्लाई चेन स्थापित करें, तो उन्हें लंबे लंबे समय तक वेट ना करना पड़े, फाइलें एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में उन्हें जो है ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, एक सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी जो कल्पना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को करने के लिए भारत में अनेक जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, अनेक टैक्सेशन सिस्टम के जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जो है इनवाइट करने का, और ये जो भारत के सामने मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का जो एक अवसर आया है, उसको भारत के प्रधानमंत्री जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करना चाहते हैं। और इस दिशा में आप देखिए तो सीईओज के साथ जो उनकी मीटिंग हुई है, एलन मस्क के साथ जो अन्य सीईओज के साथ जो मीटिंग हुई है, वो इस बात का स्पष्ट रूप से प्रमाण है कि जो ये अमेरिका के जो बड़े टॉप कंपनीज के सीईओज हैं, वो भारत के अंदर के इकोनॉमिक रिफॉर्म से बहुत संतुष्ट हैं। और एलन मस्क ने तो कह दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी से कि मैं आपका फैन हूं, जिस तरह से आपकी वर्किंग स्टाइल है, जिस तरीके से आप विजन के साथ कार्य करते हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, अनेक रिफॉर्म्स ला रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा अवसर प्रदान कर रहा है। तो ये मुझे लगता है कि चाइना का जो पतन का जो सबसे बड़ा जो कारण होगा, वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ जो उसका जो सहयोग था, उसका धीरे धीरे कम होना, ये चाइना के पतन का लॉन्ग टर्म में कारण बनेगा। और भारत जो भारत का जो इकोनॉमिक माइट है, वो बहुत ही ऊंचा और बड़ा एक माइट बनेगा। भारत जिसके कि हम $10 ट्रिलियन या $15 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का जो हमारा लक्ष्य है, वो मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों और दशकों में अवश्य पूरा होगा। $10 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनने का लक्ष्य पूरा होगा। हालांकि अमेरिका इससे कहीं आगे है वर्तमान स्थिति में भी। भरत बरई मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। भरत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्टेट विजिट पर बुलाना प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा, क्या आप ये समझते हैं इससे कि प्रधानमंत्री मोदी का कद जो अब तक था, उस कद में बहुत इजाफा हो चुका है, अब वो कहीं और ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं और इससे उनका माना जाए कि कद काफी बड़ा हो चुका है विश्व की राजनीति में? बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने अपनी मेहनत से, इकोनॉमिक रिफॉर्म से कैसे भारत में काम किया है, दूसरे सब लोग जो देख रहे हैं और उनका सम्मान करते हैं। अमेरिका को भी भारत को दोस्त बनाना है और मिलिट्री, इंटेलिजेंस, इंडस्ट्रियल सब में कोऑपरेशन करना है। राहुल जी, मेरी एक विनती है, ये ऑपोजिशन पार्टी वाले जो हैं, हाँ उनको पॉलिसी डिफरेंस हो सकता है, भारत देश में कीजिए, लेकिन जब प्रधानमंत्री यहाँ देश के लिए आते हैं, हमारे देश भारत देश के लिए इतनी अपॉर्चुनिटी है, तो वो प्रधानमंत्री के साथ मिलजुल कर काम करे। उनको खुशी होना चाहिए कि ये विजिट से भारत देश का नाम बढ़ेगा, भारत देश आगे आएगा, भारत देश के लोगों को कितनी टेक्नोलॉजी मिलेगी, अपनी मिलिट्री को कितनी टेक्नोलॉजी मिलेगी, अपने लोगों को कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। तो उनको खुशी होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का इतना सम्मान हो रहा है और एनआरआई लोग भी उनका इतना सम्मान करते हैं। तो वहाँ उनके विरोध ये लगाना, कार्टून लगाना, वो बंद कर लिए सब इकट्ठा हो जाए, क्योंकि जो कुछ भी फायदा होगा भारत देश को होगा, नरेंद्र मोदी को खुद फायदा नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री तो आते जाते हैं, लेकिन देश का कैसे बढ़ावा होगा वो उनको सोचना चाहिए। देश का कैसे बढ़ावा होगा वो उनको सोचना चाहिए। लगातार हमें दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, बार बार ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इसलिए आ रही हैं कि ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान क्या कुछ चल रहा है वॉशिंगटन डीसी में। यहाँ आकर बोलना है कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, वो नहीं है। अरे वो जब झूठा प्रचार यूं क्यों करते हैं? डेमोक्रेसी नहीं है तो हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, राजस्थान में कैसे दूसरे लोगों की सरकार आई? आप बोलते हैं फ्रीडम नहीं है। अरे फ्रीडम तो सबसे ज्यादा बकवास तो भारत देश से होता है। ओपोजिशन पार्टी हमेशा नरेंद्र मोदी को गालियां देती है, और गालियां भारत में तो देते हैं, लेकिन अमेरिका में
एनआरआई को मिलकर कि भाई आप देश में कैसा हमको बढ़ावा कर सकते हो, उसके बजाय प्लेटफॉर्म यूज करना, नरेंद्र मोदी को गाली देना, बीजेपी को गाली देना, आरएसएस को गाली देना, ये क्यों करते हैं? देश के लिए काम करो, देश के बढ़ाई के लिए काम करो। मैं तो ऐसा सोचता हूं कि ऐसे आदमी को तो अमेरिका में आने मत दीजिए, उसको तो पासपोर्ट भी कैंसिल कर दीजिए, उसको आने नहीं देना चाहिए। मेरा ख्याल ऐसा है हिम्मत भाई कि उन लोगों का सूरत की कोर्ट में कन्विक्शन हुआ तो अब वो घबराते होंगे शायद कि हाँ अगर मैं फिर ज़्यादा बोला तो मेरे पर दूसरा और केस लगेगा, कोई दूसरी सजा होगी, लेकिन अमेरिका में आकर जो कुछ भी बोलेंगे तो रिपोर्ट हो जाएगा, तब बताएंगे नहीं मैंने तो अमेरिका में बोला था, मैंने भारत में क्या बोला था, मैंने किसकी बदवाई की थी। नहीं, उसको तो इंडिया से, जब अमेरिका से इंडिया आएंगे तो उसको पास एयरपोर्ट पर से जेल में ठोक देना चाहिए कि एक समय एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं दे, तब तक तो ये सभी कुछ न कुछ बोलते रहेंगे और हमारा जो यूनिटी है इंडिया की वो तोड़ देंगे। खैर, भारत इसलिए तो एक लोकतांत्रिक को तो देश जेल है, में ठोकना जरूरी है। भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सभी को अपने विचार रखने का हक है और अगर विचारों में ज़रूरत से ज़्यादा अतिशयोक्ति होती है तो उसके लिए भारत में लोकतांत्रिक तरीके से अदालत पे पास जाने का भी हक है, जिसका उपयोग भी लोग करते रहते हैं। मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा संजीव जी से। संजीव जी, विन विन सिचुएशन अगर बन रही है तो किस लिहाज से बनती हुई आपको दिख रही है और क्या ये नजदीकी आपको स्थायी लगती है? बिल्कुल ये स्थायी है और ये जाहिर है कि ये जैसे कि प्रेसिडेंट ओबामा कहा करते थे कि ये जो भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो 21वीं सदी की डिफाइनिंग पार्टनरशिप्स में से एक पार्टनरशिप साबित होगी। और ये जो जाहिर है कि भारत और अमेरिका के बीच के जो रणनीतिक साझेदारी है, विश्व के दो महान लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के ये संबंध है। ये संबंध सिर्फ सरकारों के बीच में नहीं है, ये संबंध अमेरिका और भारत के लोकतांत्रिक समाजों के भी संबंध है। ये सोसाइटी टू सोसाइटी पार्टनरशिप है और जाहिर है कि भारत भी एक मल्टी कल्चरल, डेमोक्रेटिक, मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। उसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी एक मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजन के लोग वहां रहते हैं। और ये जो हमारे जो वैल्यूज हैं, जो हमारे साझा मूल्य हैं, जो हमारे शेयर्ड वैल्यूज हैं, ये उसके आधार पर बने हुए संबंध हैं और ये संबंध इसी वजह से परमानेंट होंगे, स्थायी होंगे। ये 21वीं सदी को भी जो है शेप करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भारत और अमेरिका की ये जो बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये भारत और अमेरिका के लोगों के लिए तो बेनिफिशियल है ही, साथ ही साथ ये पूरे विश्व के लिए भी हितकारी साबित होगी। जी, पूरे विश्व के लिए हितकारी साबित होगी। अब कल मुलाकात होने वाली है, कल कांग्रेस में संबोधन भी होगा और नजरें उस पर भी लगी रहेंगी। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों ने अपना कीमती समय निकाला, इंडिया न्यूज के साथ आप तीनों मिले और अपनी राय जाहिर की।